सब लोग लाइव आ गए। आवाज जा रही है उन लोग को? इंडियन पॉलिटी पढ़ाना है ना? सब लोग को गुड मॉर्निंग। चलिए, कल इससे पहले वाले क्लास में हम आपको प्रेसिडेंट साहब के बारे में बता रहे थे। आज 2 अक्टूबर है। आप सब लोग को गांधी जयंती की शुभकामनाएं। आज का दिन अहिंसा के लिए है। आप लोग भी अपने जीवन में संस्कार लाएं, ज़्यादा अग्रेसिव भाषा का प्रयोग न करें, किसी की मजबूरी का फ़ायदा न उठाएं। ये सब चीज़ों को अपने जीवन में लाएं ताकि आगे जाएंगे। कोशिश करें कि कोई भी आपकी इज्जत दिल से करे, डर के कोई आपकी इज्जत ना करे, मजबूरी में किसी का फ़ायदा नहीं उठाए। यह संसार में आजकल ये बहुत होता है। मकान मालिक है तो स्टूडेंट को कुछ नहीं समझता है, कहता दूर साला भाग यहाँ से, क्या कर लेगा तुम यहाँ पर। फिर वही स्टूडेंट किसी दिन अगर मान लीजिए कि बड़ा अधिकारी बन जाता है या कहीं जगह पे आता है तो अपने मकान मालिक को कुत्ता बराबर नहीं पूछेगा। तो ये क्या होता है, समाज में एक रिलेशन खत्म होती है। आप अगर किसी को प्यार दीजिएगा तो बदले में वो कभी गाली नहीं देगा, और अगर आप गाली दीजिएगा तो अगले दिन वो लात दे देगा। इसलिए सब में रिलेशन अच्छा से बना के रखिए। आप भाई बहन दोस्त यार कहीं पे भी हैं, अच्छे से मिलजुल कर रहिए ताकि फ़ायदा करेगा। नहीं तो लड़ाई झगड़ा करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। कितने लोग आ गए, कितने लोग चले गए। आप लड़ाई झगड़ा करेंगे तो केवल जनगणना के काम में आएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। राष्ट्रपति साहब के हम पावर्स के बारे में बता रहे थे कल। कई टाइप के पावर बताए थे। फर्स्ट टाइप का पावर तो जो था आपका, देखिए आपको टाइप नहीं भी याद है ना, बस पावर याद है तो हो जाएगा आपका। वो एक्चुअली हम तो टीचर, हमको पढ़ाना है तो सीक्वेंस में पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन आप लोग को बस नॉलेज रहना चाहिए। जैसे आपकी कुछ एग्जीक्यूटिव पावर थी, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका, तो कार्यपालिका शक्ति के तहत वो क्या किया था, किसी भी अधिकारी के नाम की क्या कर सकता है, नियुक्ति कर सकता है। कोई अधिकारी को बनाना है उसे नियुक्ति कर सकता है, उसे क्या दिला सकता है, उसे शपथ दिला सकता है। ये सब चीज़ें हम आपको कल समझा दिए थे। उसे क्या कर सकता है, शपथ दिला सकता है, उसको नियुक्ति के काम में कर सकता है, उसे हटा भी सकता है। उसे कार्यकारी शक्ति के तहत उसे क्या कर देगा, मतलब सस्पेंड भी कर सकता है या बर्खास्त कर सकता है। और भी कुछ थी, लेजिस्लेटिव शक्ति, लेजिस्लेटिव, इसमें विधायी शक्ति आई थी। विधायी शक्ति के तहत वो किसी भी एरिया को अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व कर सकता है। ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। विधेयकों पर जब तक अपना साइन नहीं करेगा वो विधेयक कानून नहीं बनेगा। संसद में वो अभिभाषण दे सकता है। कई सारे पावर थे। उसके डिप्लोमेटिक पावर थे। डिप्लोमेटिक मतलब कूटनीतिक या राजनीतिक शक्ति। कूटनीतिक शक्ति के तहत वो क्या बनाता है, राजदूत भेज सकता है। राजदूत बता दिए तो कल, अंतर राजदूत में, या दूसरे राजदूतों से परिचय प्राप्त कर सकता है। आप उसको मिलिट्री पावर में देखेंगे तो मिलिट्री पावर यानी सैन्य शक्ति में वो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होता है। टोटल आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों का अध्यक्ष होता है। जिस नाते वो परमाणु हमले का आदेश दे सकता है, या फिर वो युद्ध और विराम की भी घोषणा कर सकता है। यहाँ समझाए थे आपको। एजुकेशनल के हिसाब से देखेंगे अगर प्रेसिडेंट के पास, तो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती हैं, उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं वो कौन होते हैं भाई, प्रेसिडेंट साहब होते हैं। समझाए थे ये सारी चीज़ों के बारे में। और राज्य की जितनी यूनिवर्सिटी होती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी, वो सब का चांसलर वहाँ के राज्यपाल होते हैं। अमूमन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाइयाँ अच्छी होती हैं और स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं होती है। समझ में आ रहा कि नहीं? एक व्यक्ति 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है बाबू। अभी या व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, अभी प्रेसिडेंट की बात हो रही है। जब प्रधानमंत्री बताएंगे ना तो बताएंगे कि मोदी जी वडोदरा से भी उठे थे और बनारस से भी उठे थे। एक व्यक्ति बिना चुनाव लड़े भी मंत्री हो सकता है, हारने के बाद भी हो सकता है। स्मृति ईरानी अमेठी से हार गई थी, फिर भी शिक्षा मंत्री हो गई थी। ये आगे बताएंगे। हाँ, पीडीएफ में कुछ गलती हो गया है, हम उसको सुधारेंगे बाबू। पीडीएफ में एप्लीकेशन में कुछ मतलब गड़बड़ी आ गई। नेक्स्ट अपडेट में उसको सुधार देंगे। कल सैटरडे संडे है ना, छुट्टी है, तो कल उसको उसी के लिए सुधारने में उसको टाइम लगाया जाएगा। आगे देखिए, व्हाट्सएप पे डिटेल भेज दिए हैं। व्हाट्सएप पे तो आधा आदमी हाय हेलो भर के भेजा है। आप कभी हाय हेलो हैन तेन काम नहीं बोलिए, केवल व्हाट्सएप पे वही चीज़ भेजिए जो आपके काम का है। बाकी किसी के पास बाबू, आप रिस्पेक्ट करते हैं, मानते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कितने लोग हैं। लोग आज एप्लीकेशन पे 3 लाख से ज़्यादा लोग आ चुके हैं अब तक। एक ही बार 5 लाख से ज़्यादा जाएगा तब आपको यूट्यूब प्ले स्टोर अपडेट करके दिखाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसलिए आप लोग भी ध्यान रखेंगे, हमारी भी कुछ मजबूरी।
अब हम लोग आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से, आर्टिकल 72। इसमें राष्ट्रपति साहब की जो है ना क्षमा दान करने की क्षमता है। क्षमा दान जो होता है मतलब इसे क्या कहते हैं, पार्डन कर देने की क्षमता है। तो राष्ट्रपति कोई भी काम तो करते नहीं, वो भैया प्रधानमंत्री के सलाह पे ही करते। इतना तो आपके दिमाग में आ गया होगा। अब तो आप यहाँ तक आने के बाद आप तो समझ में आ गया होगा। कई लड़के नए नए हैं, उन लोग को आप कोई एप्लीकेशन चलाना भी नहीं जानते। शुरुआत एक क्लास कहाँ पे है, डेमो में, फिर शुरू से भी देख सकते हैं। आगे देखिए, अनुच्छेद जो आर्टिकल 72 है, क्षमादान शक्ति है राष्ट्रपति की। इसमें कई टाइप की उनके पास शक्तियां हैं, एक दो टाइप का शक्ति नहीं है। क्षमादान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पार्डन। पार्डन मतलब क्या होता है, किसी चीज को माफ कर देना। तो इनके पास सबसे पहला पावर है पार्डन करने का। पार्डन को मतलब होता है क्षमा कर देना। देखिए इस चीज को समझिए, इनके पास 5 टाइप का पावर है। 5 टाइप का पावर, एक दो नहीं, 5 टाइप का पावर। देखिए जब किसी भी सजा को ये कंप्लीटली माफ कर देते हैं, एकदम समझिए कंप्लीटली एकदम माफ कर देते हैं, पूर्णतः माफ। उसको इस तरह से कह देते हैं जैसे उसने कोई क्राइम ही ना किया हो। उसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति साहब ने क्या कर दिया है, क्षमा दान दे दिया है, पार्डन कर दिया है। जैसे किसी ने मर्डर किया है और उसको फांसी की सजा है, राष्ट्रपति चाहे तो कह सकते नहीं, इसको कोई सजा नहीं दिया जाएगा, तुम जाओ आराम से घूमो। पार्डन के इतना बड़ा होता है, सबसे बड़ा पावर होता है राष्ट्रपति का। मतलब 5 कैटेगरी में सबसे बड़ी कैटेगरी जो होती है वो पार्डन होती है। इसमें उस व्यक्ति को एकदम निर्दोष की तरह ट्रीट कर दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसे गुनहगार मान लिया हो, हाई कोर्ट ने उसे जालिम करार दिया होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दरिंदे को फांसी दीजिए। जैसे निर्भया कांड के जो दोषी थे उन्हें फांसी तो चढ़ा दी गई, अगर राष्ट्रपति चाहते तो उन्हें माफ कर सकते थे और वह सामान्य जीवन जी सकते थे। राष्ट्रपति चाहेंगे उनकी क्षमादान शक्ति तो अजमल कसाब की फांसी माफ कर सकते हैं और इसके एवज में उसे 1 दिन की भी सजा नहीं देंगे। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी पार्डन शब्द का प्रयोग होगा मतलब सजा को कंप्लीट माफ कीजिए। ऐसा नहीं कि फांसी को उम्र कैद में करिए, 10 साल की सजा 5 साल करिए, ये सब नहीं, ये सब आगे आएंगे सब। इसमें कंप्लीट माफ कर दिया जाता है। और हद तो तब हो जाती है कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कहीं केस चल रहा है और वो अपराधी है, मान लीजिए कि उसने मर्डर किया और सुप्रीम हाई कोर्ट ने कह दिया है कि भैया इसको ये मर्डरर है, और वो सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए गया, वो केस चलने के दौरान भी माफ कर सकते हैं। तो अगर आप नॉर्मल एग्जाम देंगे तो यही पूछेगा कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस आर्टिकल में है, 72। लेकिन यूपीएससी में जाएंगे या फिर स्टेट पीसीएस में जाएंगे तो पूछेगा कि राष्ट्रपति किसी सजा को मुकदमा चलने के दौरान भी माफ कर सकते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। तो इस प्रक्रिया को क्षमा या पार्डन के नाम से जानते हैं। इसमें वो व्यक्ति पूरी तरह से आज़ाद हो जाता है, मानो कि जैसे उसने कोई गलती ही ना किया हो। इसलिए पार्डन का प्रयोग प्रधानमंत्री के सलाह पर होना जरूरी होता है। सेकेंड नंबर जो हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं कम्यूटेशन या लघुकरण। कम्यूटेशन इंग्लिश में होता है, हिंदी में उसे हम लोग लघुकरण कहते हैं। कम्यूटेशन इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, लघुकरण होता है यहाँ। इसमें ध्यान से समझिएगा, लघुकरण में ये दूसरा कैटेगरी होता है। इसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, कम्यूटेशन कहेंगे। जब राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति के लिए कम्यूटेशन का प्रयोग करते हैं तो उसमें एक चीज का ध्यान रखते हैं कि इसमें केवल उसके नेचर को चेंज कर देते हैं। नेचर मतलब प्रकृति को, सजा की प्रकृति को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे हम आपको कहते हैं कि किसी व्यक्ति को 10 साल की क्या सजा हुई है, कठोर सजा हुई है। तो कठोर सजा जब कहेगा ना आपको जज साहब, तो समझ जाइएगा कि जेल में आपसे खटवाएगा सब, पत्थर तोड़वाएगा सब, लकड़ी चिरवाएगा सब, मतलब 10 साल तो रखबे करेगा सब, लेकिन उसमें कठोर सजा है। तो जब कभी भी प्रेसिडेंट साहब लघुकरण यानी कम्यूटेशन का प्रयोग करेंगे तो वो केवल इस नेचर को बदल देंगे। इसको वो क्या करेंगे, खूब से खूब कि इसको 10 साल को 10 साल रहने देंगे, लेकिन 10 साल की सजा को साधारण सजा में बदल देंगे, नॉर्मल साधारण में। तो अगर आप देखेंगे इसमें ध्यान से तो इसमें टाइमिंग चेंज नहीं की गई है। टाइमिंग पहले भी 10 साल था और टाइमिंग आज भी 10 साल है, लेकिन जो इसकी प्रकृति थी यानी जो नेचर था सजा का, बस उसको चेंज कर दिया। इसका एक और एग्जांपल देख सकते हैं। मान लीजिए कि किसी को फांसी की सजा है, क्या हो गई है, फांसी की सजा है। तो इसका नेचर चेंज करना है तो इसको क्या कर सकते हैं, उम्र कैद कर सकते हैं। उम्र कैद यानी आजीवन कैदवास, उम्र कैद कर सकते हैं। अब अमूमन किसी को लगता है कि सर उम्र कैद तो 14 साल का होता है, समझ में गया कि नहीं बबुआ, 14 साल का नहीं होता है। उम्र कैद का मतलब होता है कि अगर राष्ट्रपति उसको क्षमा नहीं करेंगे ना,
क्षमा नहीं करते हैं, सपोज क्षमा कर दिए तो पूरी तरह माफ। तो किसी भी व्यक्ति को अगर उम्र कैद की सजा हो गई है तो राष्ट्रपति के पास वो 14 साल सजा काटने के बाद ही वो अपनी सजा को कम कराएगा या फिर सजा की प्रकृति बदलवाएगा। समझ रहे हैं? अभी इसको लास्ट में समझाएंगे, अभी बाउंस कर जाएगा क्योंकि अभी केवल 2 ही तो पढ़े हैं और दिमाग खराब हो जाएगा आपका। समझ में आ गया? तो 10 साल कठोर सजा को 10 साल के ही साधारण कमा, फांसी की सजा जिंदगी वैसे भी बर्बाद, उम्र कैद वैसे भी जिंदगी बर्बाद, जिंदगी भर जेल में रहेंगे। 14 साल नहीं होता है जेल की उम्र का मतलब उम्र भर पूरा। तो इसमें केवल नेचर को बदला जाता है। आगे समझे? किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेचर जब चेंज कर दिया जाता है तो ऐसे सजा को हम लोग क्या कहते हैं? उम्र कैद की, सॉरी लघुकरण यानी कॉम्यूटेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू? कितनी बार बोले पीडीएफ में कुछ गड़बड़ी आ गया, बग बोलते हैं लोग उसको, बग। आगे देखते हैं, इसको हटा दें। जो इसके जगह पे तीसरा नंबर आता है तो तीसरे नंबर पे जो सजा आते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रविलंबन। प्रविलंबन इसी की तरह होता है, बस हल्का सा प्रविलंबन में चेंजिंग होता है। उसे रिमिशन के नाम से कहते हैं। नहीं, रिमिशन मतलब प्रविलंबन नहीं होता है, परिहार होता है। रिमिशन, रिमिशन वो इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता है। परिहार, परिहार, रिमिशन, परिहार। यहाँ समझिए इसको, परिहार इसका उल्टा हो गया। परिहार कैसे उल्टा हुआ? लघुकरण में और इसमें थोड़ा डिफरेंस समझिए। इसमें कहता है रिमिशन में कि हम जो है नेचर नहीं बदलेंगे, हम पीरियड यानी टाइम को घटा देंगे। हम क्या करेंगे? टाइम यानी समय को कम कर देंगे, लेकिन नेचर वही रहेगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ टाइम नहीं चेंज किया था, यहाँ नेचर को चेंज किया था। यहाँ नेचर नहीं चेंज करेगा, यहाँ टाइम चेंज करेगा। जैसे समझिए ध्यान से, अगर इसे 10 साल की कठोर सजा हुई है, 10 साल की कठोर सजा यानी मेहनत भी करना है, तो अगर राष्ट्रपति साहब के पास इसके परिवार वाले जाएंगे अपील करने के लिए कि भैया गलती से वो मर्डर ऑर्डर कर दिया था, कुछ कम कर दीजिए, तो परिवार वाले तो कहेंगे कि भैया एक काम कीजिए ना, उसको सीधे क्षमा कर दीजिए, माफे कर दीजिए। फिर नहीं करेगा वो तो प्रधानमंत्री से पूछेंगे ठीक है, तो कहा है महाराज सबको माफे करते चलेंगे तो फिर से डर कौन काम का? तो कहा जाएगा कि उसका एक काम कीजिए ना, उसको जो फांसी की सजा है उसको उम्र कैद में कर दीजिए, या फिर उसको जो 10 साल की सजा है उसको 5 साल कर दीजिए। तो ये कई टाइप के प्रेसिडेंट अब इनको डिसीजन लेंगे। तो रिमिशन में क्या किया जाएगा कि जो 10 साल की सजा है इसमें केवल टाइमिंग घटाया जाएगा। तो 10 साल की जगह पे क्या कर दिया जाएगा? 5 साल, लेकिन कठोर का कठोर ही रहने देंगे। ऐसा नहीं है कि उसको कम कर देंगे। तो दोनों एक दूसरे से उल्टा है सब। अगर आप इसमें देखिएगा तो इसमें टाइमिंग सेम है, देखिए टाइमिंग दोनों जगह सेम है, लेकिन इसका नेचर अलग है। और ये ठीक उसका उल्टा होता है परिहार यानी रिमिशन। परिहार में क्या होता है कि टाइमिंग आपका घटा दिया जाएगा बट नेचर सेम रहेगा। यहाँ 10 साल है तो घटा के 5 साल कर दिया, लेकिन यहाँ भी कठोर और यहाँ भी कठोर। समझ में आ गया कि नहीं? दोनों ओर कठोर ही सजा रहेगी। तीनों अंतर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े, देखिए पहला हो गया आपका क्षमा, पूरी तरह माफ कर दिया क्षमा। अगर कहेगा लघुकरण तो नेचर को घटा दिया तो लघुकरण, और अगर टाइमिंग घटा दिया तो उसे क्या कहते हैं? परिहार। यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था तो उसने कहा था कि वह कौन सी ऐसी सजा है जिस पर प्रेसिडेंट चाह कर भी रिमिशन यानी परिहार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कितनों चाह लेंगे परिहार का प्रयोग नहीं होगा। कौन सी ऐसी सजा है? तो भैया ऐसी सजा का नाम है फांसी की सजा, डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा। अब आप बताओ ना भैया, फांसी की सजा है तो कहते हैं कि भैया हम नेचर चेंज नहीं करेंगे, टाइमिंग घटाएंगे। मतलब 1 घंटा फांसी मत लगाओ, 10 मिनट फांसी लगा। अरे भैया 1 घंटा लगाई चाहिए 10 मिनट लगाई, तो 1 मिनट में मर जाता है। ऐसा लटकाएगा खटाक से हड्डी टूट गया, वहाँ पे बचता थोड़ी है, वहाँ पर एकदम भयानक वो फांसी लगा लेता है किसी को दिक्कत? तो इसमें कभी भी फांसी की सजा, कभी ऐसा लगेगा कि फांसी की सजा में नेचर चेंज नहीं करना, मतलब जो फांसी की लगना है वही फांसी ही लगेगा, बस थोड़ी सी टाइमिंग घटा देंगे। मतलब आधा घंटा टांगने की जगह 10 मिनट टांगो। इसको कभी भी फांसी की सजा पर प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि करेगा कैसे? मजाक बन जाएगा फांसी की सजा पर। तो 3 टाइप का समझ में आ गया। ये सारे चीज़ों को काम किसके सलाह पे किया जाता है? प्रधानमंत्री के सलाह पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 3 टाइम हो गया ना यहाँ पे। अब आता है एक विराम। विराम कब लगाया जाता है? ये कभी शारीरिक उस पर लगा दिया जाता है विराम। विराम, विराम को हो जाएगा, चौथा हो जाएगा विराम। विराम लगाने के कब? जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से गड़बड़ रहता है तो विराम लगाया जाता है। रेस्पाइट कहा जाता है विराम को। कैसे इसको लगाएंगे ध्यान से देखिए।
विराम का प्रयोग करेंगे जब कोई व्यक्ति का स्वास्थ्य यानी उसका हेल्थ सही नहीं है तब। जेल में मान लीजिए कि उसको कठोर सजा हुई है, जेल में क्या हुई है, कठोर सजा हुई है, लेकिन उसको टाइफाइड हो गया है, तो उसको तो 15 दिन के लिए टाइफाइड 15 से 1 महीना में मैक्सिमम सही हो जाता है। तो उसके लिए राष्ट्रपति थोड़ी ना कहेंगे कि भैया एक काम करो, इसका जब तक टाइफाइड है तब तक इसको कठोर से साधारण कर दो, टाइफाइड खत्म हो जाएगा तो फिर इसको कठोर कर देना। ऐसा थोड़ी होगा यहाँ पे। तो एक केवल हेल्थ इशू की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो जब केवल हेल्थ का प्रॉब्लम होता है तो हेल्थ जब तक ठीक नहीं हो जाता है तब तक के लिए उसकी सज़ा को रोक दिया जाता है। उसे जेल में एक स्पेशल जगह रख दिया जाता है जहां उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। जैसे वो स्वास्थ्य में ठीक हो जाता है तो जो पहले से सज़ा झेल रहा था उसको वैसे ही लगा दिया जाता है। तो हेल्थ का इशू बनाकर अगर किसी की सज़ा को विराम लगाया जाता है या रोका जाता है, रोकना हेल्थ इशू के कारण अगर सज़ा को रोकना है तो उसे क्या कहते हैं, रेस्पाइट या विराम के नाम से जाना जाता है। रेस्पाइट या विराम हेल्थ इशू के वजह से। इसका एग्जाम्पल समझिए कि अगर कोई महिला है और वो गर्भवती यानी प्रेग्नेंट है तो उसकी सजा को, अब गर्भवती महिला को सजा जेल में सजा नहीं ना कराइएगा तो दिक्कत हो जाएगा यहाँ पर, तो इसको भी रोक दिया जाता है। जब हम ऑफलाइन पढ़ा रहे थे लॉकडाउन से पहले, ऑनलाइन नहीं थे उस समय, तो ऑफलाइन जब आदमी पढ़ा रहा था ना तो उस कंडीशन में क्या था कि एक लड़का सब समझा रहे थे यहाँ पर, तो पीछे बैठा था वो कह रहा है सर सर जेल में महिला को गर्भवती कौन करेगा अरे पागल कहीं का, जेल में महिला को गर्भवती कोई थोड़ी करेगा। मान लो किसी महिला के ऊपर क्राइम चल रहा है, कोई महिला है स्टूडेंट लाइफ में किसी को मर्डर कर दी, अब उस पर मुकदमा चल रहा है, तो भैया जब तक उसको मुकदमा फाइनल नहीं होगा तब तक जेल थोड़ी होगा वहाँ पे। अब वो पढ़ाई कर रही है, बीटेक तीटेक कुछ कर ली, मुकदमा चल रहा है, शादी ब्याह हो गया, अभी मुकदमा चल ही रहा है, शादी ब्याह हो गया, गर्भवती हो गई, जैसे उधर गर्भवती हुई 1-2 महीना का इधर से सजा आ गया, तो थोड़े कहेगा कि आप डिलीवरी हो जाएगा तब जेल चलिए चलिए अब बे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो गर्भवती वो जेल में थोड़ी होगी, गर्भवती वो बाहर होगी यहाँ पर, समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसा आप धारणा मत रखिएगा। हम उसको समझाएं तो कहा कि ओ हो सर ऐसा बात है, तो हम कह रहा हाँ, हम कहा तू क्या सोच रहा था, तो कह रहा कि हमको लगा ना कि महिला को गर्भवती ना प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। अरे पागल कहीं का, प्रधानमंत्री की सलाह में राष्ट्रपति जेल में महिला को गर्भवती करे, उन्हें राष्ट्रपति को इतना फुर्सत आ गया एक से एक सोच लेता है। तो ऐसा आप लोग मत सोचिएगा। तो गर्भवती वाला महिलाओं वगैरह के लिए एक विशेष छूट दे दिया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ जाए, इसे क्या कहा जाता है, विराम या रेस्पाइट कहा जाता है। दोबारा आप बोलिएगा, दोबारा एक बार देख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आज गांधी जयंती है, आज क्लास नहीं लेने लायक था, फिर भी ले लिया आदमी। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद 72 में किया गया है। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्तियों का प्रयोग, ऐसे तो कहा गया है कि खुद करेंगे, लेकिन इसके लिए उनको सलाह लेना जरूरी है। जब वो किसी सजा को कंप्लीटली माफ करके उसे एक निर्दोष की तरह छोड़ देते हैं, चाहे सजा हो गई है या अभी मुकदमा चल ही रहा है, उसको कह दिए जा बबुआ हम है ना फिर से गुंडई करो, तो उसे कहते हैं पूरी तरह से क्षमा को क्षमा कर देना या फिर पार्डन कर देना। लेकिन जब कभी भी सजा की प्रकृति यानी नेचर को चेंज करते हैं, तो नेचर को चेंज करने को हम लोग कहते हैं लघुकरण, आसान कर देना। कठोर को साधारण में बदल देना, फांसी को उम्र कैद में बदल देना, ये लघुकरण कहलाता है। लेकिन जब कभी भी सजा की टाइमिंग को केवल घटाया जाता है, 10 साल की सजा को 5 साल में, इसमें नेचर नहीं बदला जाता है, तो उसे प्रविलंबन कहा जाता है, रिमिशन के नाम से जाना जाता है। जैसे 10 साल की कठोर सजा को 5 साल की कठोर सजा में बदल सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं, इसमें नेचर नहीं चेंज होता है। ये फांसी की सजा पर इसका प्रयोग नहीं हो सकता है परिहार का, क्योंकि फांसी आधा घंटा लगाइए 10 मिनट लगाइए। स्वास्थ्य के कारण क्या किया जाता है, स्वास्थ्य के कारण रेस्पाइट यानी विराम लगा दिया जाता है। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो एक स्पेशल कमरा होता है, उसमें पंखा उंखा ठीक ठाक लगा रहता है, डॉक्टर वॉक्टर रहते हैं, सर नॉर्मल देखते रहता है। ऐसा जेल के अंदर जाइएगा ना, बगीचा उगीचा सब रहता है, बाहर से अच्छा रहता है जेल अंदर वहाँ पे, लेकिन बस यही रहता है कि वहाँ जान पहचान का कोई नहीं रहेगा। और जेल के अंदर ग्रुप होता है, उसके ग्रुप का है, ये इसके ग्रुप का है, वहाँ पे भी सीनियर जूनियर होता है सर, सीनियर बहुत खचरा होता है सर, मर्डर ऑर्डर किए रहेंगे सर। और रेप वगैरह करके, आपको बता रहे ना, जो रेप करके जेल में जाता है ना, उसका पुरनका कैदी ना उसको नंगा करके पीटता है सर। इसलिए जेल में इज्जत किसका है, जो मर्डर करके गया है। अरे भाई साहब मर्डर किया कई गो, 10 गो 8 गो 6 गो, उससे सब डरता है। और जो रेप करके जाएंगे ना, बड़ी मारता है सर अंदर उसको, क्योंकि रेप इतनी खराब घटना है कि जो खुद क्रिमिनल है उसको भी इससे नफरत होती है। यार किसी से सब कुछ छीनो लेकिन उसकी आखिरी उम्मीद मत छीनो, ये नहीं होना चाहिए, गलत बात होता है सब। लेकिन क्या समझाएंगे, माँ बाप की परवरिश की भी गलती है। शर्म नहीं लगता ऐसे माँ बाप को
या ऐसी बहनों को जिसका भाई अगर रेप करके आया है तुम उसको भाई बोलती हो? जिस दिन माँ ऐसे बच्चों को घर से भगा दे और बाप अपने बेटा को भगा दे कि साला तुम मेरा औलाद नहीं, आज से बहन राखी बांधने से इनकार कर दे कि अगर तुम किसी लड़की का रेप करके आएगा तो क्या पता साला तू भी तो किसी की बहन होगी ना वहाँ पे, तो एक ये भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल रेप की घटना के लिए आप पुलिस या समाज सरकार को जिम्मेदार ठहरा देंगे। किसके मानसिकता में क्या चल रहा है, हमेशा सरकार या पुलिस आपके पल पल तो नहीं रह सकती है। 120 करोड़ जनसंख्या 130 करोड़ है, तो क्या 130 करोड़ पुलिस थोड़ी ना रखेंगे? तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। तो ये अशिक्षितता बहुत खराब चीज़ हो गई है, अजीब अजीब काम कर देगा। अब लास्ट टाइप का आता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रविलंबन। प्रविलंबन को रिप्रीव के नाम से जाना जाता है। प्रविलंबन, रिप्रीव, प्रविलंबन ये फांसी के लिए स्पेशली प्रयोग होता है। प्रविलंबन, प्रविलंबन याद रखेंगे। हिंदी मीडियम वाले प्रविलंबन, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में तो कोई टेंशन नहीं है भाई, दोनों चीज़ों को हम यहाँ लिख रहे हैं, टाइम भी लिख रहे हैं, समय भी लिख रहे हैं, दोनों चीज़ें यहाँ पे। प्रविलंबन में क्या होता है, ये किसी भी सजा पर टेम्पोररी अस्थायी रोक, अस्थायी रोक, इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्टे ले लेना, रोक देना, स्टे ले लेना, रोक देना। ये एक्चुअली ये प्रयोग ही होता है फांसी की सजा के लिए। ये किसके लिए, स्पेशली किसके लिए होता है? डेथ सेंटेंस के लिए, यानी फांसी के लिए होता है, स्पेशली फांसी के लिए होता है। देखिए ध्यान से, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति को कहा कि आज 2 अक्टूबर है, एक काम करो इसको 10 अक्टूबर 2020 को फांसी पर लटका दिया जाए, 10 अक्टूबर 2020 को फांसी पर लटका दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला। आज से कितने दिन बाद ये भाई साहब को फांसी लगने वाला है? 8 दिन बाद, आज 2 अक्टूबर हो गया। लेकिन इसको ये तो अधिकार है कि ये आर्टिकल 72 का प्रयोग करेगा और राष्ट्रपति साहब के पास जाएगा कि भैया हमें क्षमा कर दीजिए, है कि नहीं? तो आपने इसे कितना दिन का टाइम दिया? 8 दिन का, कि 8 दिन के अंदर तुम राष्ट्रपति के पास चले जाओ। अब पता चला राष्ट्रपति अमेरिका दौरा पे गए, ले गया काम से। तब तो मतलब राष्ट्रपति अमेरिका दौरा पे गए हुए हैं, तब तो उसको तो लटका देगा। पता चला वो 12 तारीख को लौट के आने वाले हैं, तो फोन करिएगा, राष्ट्रपति साहब हम कैदी नंबर 640 बोल रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जज है ना ऐसे बोबड़े नया जो नया है, हाँ फांसी दे दिया हमरा, 8 दिन का टाइम दिया, क्या करें, जल्दी आइए, हमरा तनी 72 का प्रयोग कराना है। ऐसे करेगा? ऐसे नहीं ना होगा। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति जब कभी भी विदेश दौरे पर जाते हैं या ज़्यादा बिजी रहते हैं तो वो प्रविलंबन करके चले जाते हैं, यानी रिप्रीव करके चले जाते हैं कि किसी के भी फांसी को तब तक न दिया जाए जब तक हम अप्रूवल नहीं दे देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने डेट मुकर्रर कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी इसको रोक दिया जाता है। उसे 10 तारीख को फांसी नहीं दिया जाएगा, फिर उसे राष्ट्रपति के पास क्षमादान के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति अगर कह देते हैं कि नहीं ये ससुरा बहुत कमीना है, तो इसको फांसी दे दिया जाता है। जैसे अजमल का साहब कितने मासूमों की जान मार दिया, क्या मिल गया उसको? मतलब उसे जन्नत मिल गया, है कि नहीं? हिंदुस्तान, पूरी दुनिया से काफिर खत्म हो गए, पूरी दुनिया में बोलबाला हो गया, है कि नहीं? इस्लाम का झंडा ऊपर हो गया। अरे यार कभी देखो इस चीज को बेहतरीन ढंग से, तो इस्लाम धर्म को केवल इस्लाम वालों ने ही चोट पहुंचाया है। ऐसा ना रद्द कर दिया कि लोगों को डर लगने लगा है इस्लाम धर्म से। सीरिया में देखो, सीरिया में तो दूसरा कोई है नहीं, ये खुद शिया सुन्नी में लड़ रहे हैं। चलो इराक में देख लो, यमन में देख लो, सऊदी अरब में देखो, ईरान में देखो, अफगानिस्तान में देख लो, पाकिस्तान में देखो, भैया उस शिया के मस्जिद में बम फोड़ रहा है, उसके बम वो अहमदिया में फोड़ दे रहा है। यहाँ पर हद है भैया यहाँ पर। और हम तो कहते हैं कि पूरी दुनिया में अगर कहीं देखिएगा तो सबसे शांतिप्रिय मुसलमान आपको कहाँ मिलेंगे? भारत में मिलेंगे। ये सब काम नहीं करता है सब। नहीं आप कभी देखेंगे कि हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति अमेरिका में जाके बम फोड़ा या यहाँ फोड़ा। यहाँ भी कुछ कुछ खचरा है सब, लेकिन उस लेवल का नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर संस्कृति का असर पड़ा है। हमारे हिंदुस्तान की जो संस्कृति रही है कहीं ना कहीं रोक देती है कि नहीं भैया संस्कृति का असर पड़ता है। तो ये गलत चीज़ें हैं। कहीं पर भी जब आप गलत करने जाते हैं ना तो आपका नाम होता है, क्योंकि जब नाम होंगे ना तो आपकी कम्युनिटी का नाम होगा, और खराब काम करेंगे तो आप ही की कम्युनिटी खराब होगी। APJ अब्दुल कलाम जितना नाम नहीं करते हैं उतना ही ससुरा बम फोड़ के नाम बदनाम कर देता है। वीर अब्दुल हमीद अपनी शहादत देके जितना नाम ऊपर नहीं करते हैं उतना ये किसी को बम मार के नाम खराब कर देता है। सब क्या करिएगा? हम लोग नाम अच्छा करेंगे, चलो भैया ठीक है, समाज को लेके चलना चाहिए, हम सब मिल के रहेंगे, कोनो आके ससुरा गरिया के चल जाएगा टीवी पे। तो ये सब चीजें सोचना चाहिए। तो कभी भी किसी की फांसी की सजा को टेम्पोररी, देखिए अस्थाई नहीं रोका है, परमानेंट नहीं रोका है कि इसका फांसी रोक दीजिए। कह रहा है कि टेम्पोरली रोकिए जब तक कि हम नेक्स्ट अप्रूवल नहीं देते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट अप्रूवल
कितना साल बाद देंगे कोई नहीं जानता है। आपको पता है 12 साल बाद फांसी दिया गया था इसको, संसद पर हमला किया था अफजल गुरु। अफजल गुरु ने किसको फांसी दिया था वहाँ पर 12 साल बाद। ये भारत की संस्कृति देखिए, आज भी लोग उसको अफजल नहीं कहते हैं, अफजल गुरु ही कहते हैं, क्योंकि वो टीचर था। ये नहीं हिंदुस्तान की संस्कृति। और यही अफजल अगर पाकिस्तान में रहता ना तो वहाँ की मीडिया कहती अफजलवा को फांसी दे दिया गया। लेकिन हम लोग आज भी कहते हैं अफजल गुरु को दिए। अजमल कसाबवा कोई नहीं बोलता है, सब कहता है अजमल कसाब को फांसी दिया गया। तो कुछ कुछ चीज़ें हमारी डीएनए में आ जाता है। हिंदुस्तान में पैदा होंगे ना तो कुछ डीएनए में आ जाएगा, संस्कृति, इज्जत, तरीका, तमीज, ये कुछ कुछ आ जाता है, बशर्ते आप हिंदुस्तान के पैदा हैं। समझा गया? पड़ोसी की औलाद है तब नहीं है ऐसा। तो ये 10 अक्टूबर मतलब ये फांसी नहीं दी जाए। तो किसी को भी ये इसलिए दिया जाता है ताकि वो अपनी अपील अनुच्छेद 72 का प्रयोग राष्ट्रपति से कर सके और मांग सके कि भैया हमसे गलती हो गई है। रीजन समझिए, बहुत बार गलतियां इस वजह से हो जाती हैं तैस में आकर। तो जब आप जज बनिएगा ना तो वहाँ पढ़ाया जाता है कि जब आप सज़ा सुनाने बैठिएगा तो कोशिश कीजिएगा इंसानियत के हिसाब से सोचे। कई बार क्राइम गलती से हो जाता है। एक बार मेरे सामने भी एक लड़का ने क्राइम किया, गलती से किया, उसके पास लाइसेंस नहीं था और उसके मोटरसाइकिल रोका पुलिस वाला ना, तो भाई अचानक कैसे रुक जाएगा। अब मानते हैं कि वो भागने की भी कोशिश किया, तो उसके मोटरसाइकिल को रोक के उसको एक तमाचा मारा और एक लेडीज पुलिस थी पीछे, उसकी माँ बैठी थी जो मोटरसाइकिल चला, उसकी माँ को मार दिया। अब तू साले कमिश्नर के बाप का नहीं सोच रहा, तुम माँ को मार दोगे। मारा 20 जूता वहीं होश में आ जाए। हम सैल्यूट करते हैं ऐसे लड़कों को कि भाई जब माँ की इज्जत लूटे ना तब बेटा बाप से परमिशन नहीं लेगा। सनी देओल का डायलॉग याद रखो, सामने तू सोच रहा राष्ट्रपति भी हो ना, थूर देंगे तुरा हम, यहाँ इज्जत से इज्जत याद रखना। तो ये चीजें कभी कभी क्राइम हो जाती है। जज के पास गए लोग, जज समझ गया कि ये क्या है, ये एक उत्तेजना में, तो बहुत बड़ी सजा नहीं दिया उसको। लेकिन हाँ, आप विकास दुबे देख लीजिए कानपुर में, वो पुलिस को गोली मार दिया वहां पर, ये गलत है। मतलब जानबूझ के आपने हमला किया, ये गलत है। लेकिन आपके साथ कुछ कांड हो गया, उसके प्रतिशोध में आकर, गुस्सा में आके ऐसा कर दिए, तो इस पर भी कोर्ट कहती है और इसी को मद्देनजर ऐसे फांसी दिया जाता है। एक तंदूर कांड हुआ था बहुत भयानक। कांग्रेस के एक नेता थे, वो झंडा लेके घूम रहे थे और उनकी पत्नी दूसरे से फसल थी। तो ये रैली में गए थे कांग्रेस के और उनकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंडवा को बुला के घरे में मिलने आई थी। अब तले उसका रैली कैंसिल हो गया, लाठी चार्ज कर दिया, ये भाग आया, देखा रे ससुरी तो दूसरे से फसल है। तो अपनी पत्नियां को पकड़ के और बड़का चूल्हा होता है ना तंदूर वाला, वो में डाल के तंदूर में भूज दिया। पत्नी मर गई उसकी। पत्नी फ्राई, पत्नी तंदूर, जैसे चिकन तंदूर होता है ना, पत्नी तंदूर। उसको सजा हुआ, उम्र कैद की सजा हो गया, फांसी की सजा नहीं हुई, उम्र कैद हो गया उसको। क्योंकि वो भी कहा था कि जज साहब हमारे जगह आप भी होते तो शायद यही करते। तो जज ने कहा कि इसका मतलब क्या हुआ, आप नौटंकी कर देंगे। खान सर का बैच नहीं पढ़े हैं कि पत्नी आपके बाप की जागीर नहीं है, आप बाहर जाके रंगरलिया मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं, कोई पूछने आ रहा है। तो कानून के आगे पत्नी पति सब बराबर होते हैं। आगे बताएंगे धारा 494 क्या था। तो आप, आई होप आप ये राष्ट्रपति साहब के पावर को समझ गए होंगे। समझ में आएगी नहीं आ गया? आधा लड़का जानते हैं क्या पढ़ लेता है अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति खत्म। एग्जाम में जाता है ना तो कहता है यूपीएससी का एग्जाम बहुत टफ होता है, पीसीएस निकालना मुश्किल है। अरे बकलोलवा, मुश्किल कौन चीज है, तू एक लाइन पढ़ के गया है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की सजा माफ। अब पूछेगा वही सब। अब इसमें 2-3 चीजें और एक्स्ट्रा याद रखिए जो एग्जाम से रिलेटेड पूछेगा। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है ना, तो आर्टिकल 61 में राज्यपाल की शक्तियां हैं। किसकी शक्तियां हैं? राज्यपाल की शक्तियां। लेकिन बस यहाँ 2 चीज याद रखिएगा जो राज्यपाल साहब के पास नहीं है, यानी गवर्नर के पास नहीं है। पहली कि गवर्नर कभी भी मैक्सिमम से मैक्सिमम सजा माफ कर सकता है, लेकिन फांसी की सजा माफ नहीं कर सकता है। और दूसरा, जो कोर्ट मार्शल है उसकी सजा माफ नहीं कर सकता है। कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल क्या होता है? सैन्य कानून, सैन्य न्यायालय, सैन्य न्यायालय। अरे न्यायालय मतलब होता है कोर्ट, मार्शल मतलब होता है सेना। सेना ने अगर किसी को सजा सुना दिया तो उसे माफ नहीं कर सकते। जैसे सेना अभी 3 फौजियों को सजा सुना दिया। अगस्त में सोपिया जिला है कश्मीर में, वहां आतंकवादियों की मुठभेड़ चल रही थी, तो आतंकवादी भाग गए सब, और उधर से 3 मजदूर जो थे वो काम करके आ रहे थे। तो सेना को लगा कि नहीं ये मजदूर नहीं है सब, ये आतंकवादी हैं सब, और बेचारा चिल्लाते रह गया सब। ये लोग कभी कभी जुनून में आने के बाद चला देता है। अब गोली चला दिया। अब कुछ नियम कानून है सेना का कि अगर उधर से गोली नहीं चल रही है तो तुम अपना पोजीशन लेकर
बुलेट प्रूफ रहता है, सब कुछ छुप कर। पहले ये देख लो उधर से गोली चल रही है या नहीं चल रही है। तो पूछा गया क्या उधर से गोली चल रही है, तो वो तो मजदूर था सब। देखिए यहाँ 100% सेना की भी गलती नहीं है, और अब जो मजदूर था सब तो उसकी तो गलती ही नहीं है, तो बेचारा उसे मरा गया सब। अब इसका मतलब ये नहीं कि कश्मीर में जितना भी सेना ने इनकाउंटर किया है उसमें कोई आतंकवादी नहीं था। भैया उसमें 99.99 आतंकवादी था सब, 99% मान लीजिए। लेकिन सेना ने कहा ये गलती हो गई है। खुद उन सैनिकों ने कोर्ट में स्वीकार कर लिया कि हाँ हमसे गलती हो गई, हमें आतंकवादी तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि सेना को हर एक सुविधा दिया जाता है। बुलेट प्रूफ हेलमेट होते हैं, बुलेट प्रूफ चश्मे होते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ होती है। वो पहले का जमाना नहीं है कि अब आपको जल्दी से मार के हटा दो, अब बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। तो कोर्ट मार्शल हो गया उन सैनिकों का, और कोर्ट मार्शल में उन्हें सजा दे दिया गया। अब इस सजा को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल माफ नहीं कर सकते हैं, इस सजा को राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का भी अध्यक्ष होता है। वो देश का अध्यक्ष होने के साथ साथ तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। और आर्मी का रूल है कि सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट। सीनियर ने जो बोल दिया वो सही है, उसमें तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। इसलिए राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल यानी सेना की सजा को माफ कर सकता है। किसी फौजी को अगर सैन्य न्यायालय ने सजा दे दिया तो माफ कर सकता है। और सेना की सजा और भयानक होती है। सेना का जेल जानते हैं कैसा होता है? बस उसमें सो सकते हैं और ऐसे खड़ा हो सकते हैं, मतलब बाथरूम कितना बड़ा होता है उतने बड़ा होता है, वही में रहिए। जबकि इन लोग की सजा बहुत अजीब होती है। तो सेना जो है 13 लाख फौज, एक इशारा पर अगर हमारे एक थल सेना प्रमुख एक बार कहेंगे रेडी, 13 लाख फौज रेडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डर बना के रखा गया है। और कहावत भी कहा जाता है, भय बिना प्रीत कहाँ, जहाँ डर नहीं वहाँ प्रेम क्या। समझ में? फांसी की सजा को राज्यपाल माफ नहीं कर सकते और सैन्य न्यायालय की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति सबको माफ नहीं कर सकते हैं। यूपीएससी का क्वेश्चन सुनिए, हमारे देश में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से आया है, लेकिन उसकी शक्तियां ज़्यादातर अमेरिका के संविधान से मिली हैं, जैसे कि क्षमादान शक्तियां। तो क्षमादान शक्ति कहाँ से आया है? अमेरिका के संविधान से आया है। लेकिन अमेरिका के संविधान में अमेरिका के राष्ट्रपति हर एक सज़ा माफ़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी सैन्य न्यायालय की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अमेरिका के न्यायालय राष्ट्रपति भले सेना के प्रमुख होते हैं, लेकिन उनको ये सज़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें डिसिप्लिन बना के रखना है कि अगर आप सैनिक हैं तो आप देश की गरिमा बचाना है, लेकिन मतलब आपसे गलती ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए। तो आप इंटरनेशनल कानून को भी समझिएगा। हमारे राष्ट्रपति हर एक तरह की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, सिविल मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी और सेना के कोर्ट को भी। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के पास दो चीज़ें नहीं है। पहला कि वो सेना की फैसले को नहीं माफ़ कर सकते, बाकी सारे चीज़ों पर उनका ये सेम रूल लगता है, वो भी सेम कर सकते हैं, लेकिन सैन्य न्यायालय को नहीं माफ़ कर सकते। और हमारे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है, उनके राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल होता है। अभी बाइडेन जुड़न उठ रहे हैं और एगो ये डोनाल्ड ट्रंप, देखिए कौन जीतता है। डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएगा तो भारत के लिए अच्छा है और चाइना के लिए ख़राब है। और बाइडेन जीत जाते हैं तो चाइना के फेवर में रहते हैं और भारत के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे कोई ठीक नहीं। ये समझ में आ गया होगा आप लोग को, किसी को कोई इसमें दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? विक्रम कुमार, आर्टिकल 62 वॉल्यूम कम है क्या? आप इसमें कह रहे हैं दान सिंह बिष्ट, दान सिंह बिष्ट सर वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। तो आप अपने मोबाइल से वॉल्यूम बढ़ा ना लीजिए, हमरा से क्या कह रहे हैं बढ़ा दीजिए, हमारा गला बजा हुआ है। सर वाइस प्रेसिडेंट नहीं कर सकता है। देखिए वाइस प्रेसिडेंट नहीं कर सकता है, लेकिन जब राष्ट्रपति नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट यानी उप राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के बीच में रहेगा। तो जब जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के बीच में रहता है वो हर एक काम को कर सकता है, क्योंकि ये काम राष्ट्रपति खुद थोड़ी कर रहे थे, ये तो खुद सलाह लेके कर रहे थे। तो सलाह राष्ट्रपति को देखिए, या राष्ट्रपति की जगह पे टेम्पोररी रूप से जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बना है यानी उप राष्ट्रपति, उसको दीजिए, बात बराबर ही है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सर? आर्टिकल 71 क्या है? आगे पढ़ाएंगे आपको आर्टिकल 71। वो आगे देखिए, बात समझिए यहाँ क्या है। आप लोग में कंफ्यूजन इसलिए हो रहा होगा क्योंकि हम आपको कंटिन्यू आर्टिकल 62 तक पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना? आर्टिकल 62 तक पढ़ा दिए हैं। ये 61 में महाभियोग था, 62 में बताया था कि राष्ट्रपति का 5 कंडीशन में पद खाली रह सकता है। लेकिन इसके बाद हम इसके बाद 63 से शुरू हो जाता है उपराष्ट्रपति। लेकिन हम शक्तियाँ पढ़ा रहे थे ना, इसलिए हम डायरेक्ट 62 के बाद राष्ट्रपति की चर्चा यहाँ कर दिए। इसके बीच का आर्टिकल उपराष्ट्रपति उपराज्यपाल के बाद वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति की चर्चा, वो हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए इतना तो ध्यान रखते हैं आप लोग, बहुत अच्छा हुआ, खुशी हुआ ये जानकर कि आप लोग ऑनलाइन में भी ध्यान रखते हैं। वेरी गुड, वो हम बता देंगे बाबू, आप टेंशन नहीं लीजिए, समझे? राष्ट्रपति पर महाभियोग केंद्र सरकार में लगाता है।
अभी महाभियोगे में फसल है। शब्द गलत हो गया बाबू, शब्द गलत लगने दीजिए ना, हम राइटिंग पे थोड़े ध्यान देते हैं। अब मेन मुद्दा समझिए। ये कौन कह रहा है कि सड़क पर नमाज पढ़ना किस आर्टिकल में है? सड़क पर नमाज पढ़ना, देखो बबुआ, सड़क पर नमाज पढ़ना आर्टिकल 62 में। आप नया नया एडमिशन लिए हैं? हाँ, 26 लिखे हैं? अरे 62 बोल दिए क्या? हो, बोल देते हैं गलत बाबू। यहाँ देखो आर्टिकल, नया नया एडमिशन ले लेता है सब ना, बहुत पुराना वाला में अभी रिक्वेस्ट करने लगता है सर एडमिशन दे दे। 25 में कहा गया है कि आप व्यक्तिगत रूप से धार्मिक स्वतंत्रता कर लीजिए, आपका मन आप कुछ भी कर ले। और इसमें है सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से, तो सामूहिक रूप से सबको आज़ादी है बाबू। सड़क पर जो नमाज पढ़ते हैं वो नमाज कितने मिनट की होती होगी? मेरे ख्याल से 10 मिनट की, इससे ज़्यादा की नमाज ही नहीं होती है। अगर कोई लंबा कर रहा है तो मौलाना साहब का है 10 मिनट का। तो ये सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। इसी के सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का प्रयोग सबको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम को दिया जाएगा, हिंदुज़म को भी दिया जाएगा। दुर्गा पूजा आ रहा है ना, नवरात्रि चालू हो जाएगी, दुर्गा पूजा में जितनी भी सड़क रहेगी वहाँ देखिए कई ऐसी सड़कें बंद कर दी जाती हैं कि भैया यहाँ पे मूर्ति रख दी गई है। सारी सड़कें नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पे भी, और लोग बहुत श्रद्धा से जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। सड़कें बंद नहीं भी की जाएंगी तो जितनी भी मूर्ति रखी जाती हैं वो सरकारी ज़मीन पे ही रखी जाती हैं। तो आर्टिकल 26 का प्रयोग यहीं पर आ जाता है। लेकिन फिर भी वहाँ कहता है कि आपके नमाज पढ़ने में कम से कम इतनी गैप होनी चाहिए कि कोई एम्बुलेंस जा रहा है तो वो जा सके, या कोई मरीज जा रहा है तो जा सके। और साथ ही यहाँ दुर्गा पूजा के पंडाल में भी ये नियम है कि आपका पंडाल ऐसा होना चाहिए कि जा सके। और हम एक बार बताते हैं, पटना में एक बार जा रहे थे ना, तो मूर्ति निकल रही थी तो बहुत डीजे उजे निकलता है, लेकिन उसी में एक एम्बुलेंस फंस गया था। तो इतना खुशी हुआ कि एक आदमी मेरे सामने एम्बुलेंस के आगे लगभग 4 किलोमीटर तक दौड़ा था और सबको हटाया था, हट जाओ, क्योंकि वो डीजे में नाच रहा है, उसको क्या सुनाई दे रहा है, पीछे एम्बुलेंस है, सबको हटा हटा दौड़ाया था। तो इंसानियत अगर रहेगी ना तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, और इंसानियत अगर नहीं है तो भाई अपना खुद का घर नहीं संभल सकता है तो समाज और देश क्या संभलेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पढ़ा दिए हैं बाबू धार्मिक स्वतंत्रता। अब आप ही बताइए ना, दुर्गा पूजा में जो मूर्ति रखी जाती है अमूमन सड़क पे रखी जाती है, जो 20 फीट की सड़क है वो 10 फीट की हो जाती है। कितने दिन के लिए भैया? नवरात्रि भर के लिए ना, जब तक विसर्जन नहीं हुआ है। क्या जिंदगी भर थोड़ी रख रहा है? वही हाल नमाज पढ़ने वालों के लिए, डेली नमाज सड़क पे थोड़ी पढ़ी जाती है। नमाज में भीड़ कब लगती है? देखिए मुसलमानों लोग को भी ना कब भीड़ लगाएंगे सब, बस 3 टाइप को। एक होगा ईद के दिन, एक बकरीद के दिन, और एक फ्राइडे के दिन, और इसके अलावे रमजान में। बस मुसलमान लोग इसी दिन उनको लगता है कि नहीं हम मुसलमान हैं बाकी दिन मुसलमान नहीं है। जबकि हम बोलेंगे तो मुसलमान लोग गुस्सा मान लेंगे। ईद की नमाज आप पढ़िए या नहीं पढ़िए, ये फ़र्ज नहीं है, ये वाजिब है। वाजिब का मतलब आपकी इच्छा, पढ़िए चाहे मत पढ़िए। बकरीद की नमाज आप पढ़िए या ना पढ़िए, ये फ़र्ज नहीं है, वाजिब है, मतलब आपकी इच्छा है। लेकिन फ्राइडे की नमाज फ़र्ज है, रमजान की नमाज फ़र्ज है। तो इसमें रमजान में कुछ ज़्यादा भीड़ लगती है, सबसे ज़्यादा तो ईद बकरीद में। जो आप सड़क की बात कर रहे हैं ना, वो ईद बकरीद में ही आप देखे होंगे, नहीं तो फिर रमजान में देखे होंगे। और रमजान का फ्राइडे है तो भैया सब जाएगा पढ़ने के लिए यहाँ पर। तो ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़े। अरे बाबू इस टाइप का क्वेश्चन आप पूछते हैं ना, आपको नौकरी कम, हमको लगता है नेता वाला गुण आप में ज़्यादा है। सजा माफ हुआ है सर कभी? हाँ बाबू, बहुत से लोगों की सजा माफ हुई है, लेकिन अब तक किसी महिला को फांसी नहीं हुआ है। आगे बढ़े। हाँ बाबू, राष्ट्रपति, उपराष्ट्र, अभी तो बताएं, उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद पर रहेगा तो भी वो सजा को माफ कर सकता है। आगे बताएंगे, ये उपराष्ट्रपति जब पढ़ाएंगे ना तो बता देंगे हम आपको। एक्चुअली आपका क्वेश्चन पूछना जायज़ है, लेकिन अभी हम उपराष्ट्रपति पढ़ाए नहीं हैं। बीटो पावर क्या होता है बाबू? अभी पढ़ाए हम आपको बीटो पावर। हद है। अरे हम तो कल ही बोले थे कि आपको 3 टाइप का पावर पढ़ाना है। एक क्षमादान पढ़ाएंगे, एक बीटो पढ़ाएंगे, और एक आपातकाल यानी इमरजेंसी वाला पावर पढ़ाएंगे। अभी यहीं रहिए ना आप लोग। लेडीज को फांसी क्यों नहीं हुई है? लेडीज ने अब तक बहुत भयानक अपराध नहीं किया है। फूलन देवी ही एक ऐसी महिला थी जो सबसे भयानक अपराध की। लेकिन याद करिए, फूलन देवी के साथ सड़क के सामने, सबके सामने 20 लोगों ने बलात्कार किया था, और उसके कपड़े खींचकर उसे नंगे बीच चौराहे पे लाया गया था, पानी भरने को कहा दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि ऊंचे और नीचे समाज में वो दलित समाज की आती थी। उसको क्या बीतेगा उसका?
सोचिए उसकी शादी कब हुई थी, 12 साल की थी तो 30 साल के आदमी से शादी हो गया था, वह हस्बैंड उसको भगा दिया यहाँ पर। अब क्या करेगी वो महिला? यानी फूलन देवी ने जो 20 राजपूतों की मर्डर कर दिया एक साथ, आपको वो दिखता है कि उन्हें मर्डर कर दिया, लेकिन उन लोगों ने जब बलात्कार किया तो फूलन देवी को कितने साल की सजा हुई थी? नहीं हुई, एक भी उन लोग को तो सजा नहीं हुआ था, FIR तक नहीं हुआ था उन लोग के ऊपर। भड़क गई ये महिला। देखिए, लड़की दुर्गा भी है, लड़की लक्ष्मी भी है, लेकिन लड़की को ज्यादा मत सताइएगा वरना इसको काली का रूप लेते में समय नहीं लगता है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए महिलाओं को टेकन फॉर ग्रांट नहीं लीजिएगा। और महिलाओं को भी कहते हैं कि थोड़ा सा जुबान को कंट्रोल में रखिएगा ना, तो पूरी दुनिया में आपकी पूजा होगी। महिलाओं को केवल और केवल उनको जुबाने की वजह से ये गुस्सियाएंगी सब ना, तो सब संस्कार भूल जाएगी सब, बस गुस्सा आने का देर है। अगला, अगला क्या है? ट्रंप पर महाभियोग लगा कहां, पारित कहां हो पाया था ट्रंप पर महाभियोग? पॉलिटिक्स के बाद इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ाइएगा, बकलोल कहीं का। बैच में जाओगे ना तो यहाँ डिटेल लिखा होता है, बैच में ऐसे खोलोगे तो यहाँ लिखा होता है डिटेल। यहाँ क्या लिखा होता है डिटेल्स में? वहाँ इंडियन पॉलिटी, अच्छा इसमें नहीं लिखे हैं, चलो भाई हम ही से गलती हो गई। इंडियन पॉलिटी भी पढ़ाएंगे उसमें, हम ही से गलती हो गया यार। इंडियन पॉलिटी भी पढ़ाएंगे, इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ाएंगे, चलो हम ही से गलती हो गया था। आगे देखिए, सर आप शब्द गलत लिखते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों। हम तो आपको बोले भैया इंग्लिश हिंदी मैथ दोनों गलत लिखते हैं। डिक्लेक्सिया समझते हो, दिमाग का एक प्रॉब्लम, वहां पे हम गलती। अभी हम क्या बोले थे? आर्टिकल 26 बोले थे, 62 बोले थे, आर्टिकल 62 लिखे क्या थे? 26 अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे ना। आप भावनाओं को समझिए। आगे बढ़ते हैं। ये कंकाल का फोटो कौन लगा लगा भेज रहा है बकलोलवा? अमित कुमार, अपना कंकाल का भेज रहा है तुम? चश्मा लगा लीजिए, चलो चश्मा लगा लेते, आंख पे ज्यादा जोर पड़ रहा है। चलो भाई अब आगे बताते हैं। राष्ट्रपति के बारे में ये समझा दिए। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत माफ कर सकते हैं? 72। और राज्यपाल किसके तहत कर सकते हैं? 161। राष्ट्रपति हर तरह की सजाओं को माफ कर सकते हैं, राज्यपाल केवल फांसी और सैन्य न्यायालय को नहीं माफ कर सकते। अगला समझते हैं। अब राष्ट्रपति की क्षमादान हो गए। आपातकालीन शक्ति, इमरजेंसी, इमरजेंसी यानी आपातकाल, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। राष्ट्रपति के पास 3 तरह की आपातकालीन शक्तियां हैं। पहला है राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, नाम से ये पूरे नेशनल पर खर्च दिक्कत आ रहा है। दूसरा है राजकीय आपात, राजकीय आपात, ये स्टेट इमरजेंसी है। तीसरा है आपका वित्तीय आपात, यानी पैसे की कमी हो गई, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया। समझा गया? यानी ये नेशनल इमरजेंसी है, देश पर संकट है, और ये स्टेट इमरजेंसी है, राज्य में संकट है, और ये पैसे की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल आपात है। इसकी चर्चा 352 में है। 4 जोड़िए 356 हो जाएगा, 4 जोड़िए 360 हो जाएगा। देखिए ध्यान से। आप 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात। 356 में क्या है? राजकीय आपात। 360 में क्या है? वित्तीय आपात। अब आप कहेंगे कि सर आप तो सीक्वेंस में 62 तक पढ़ाए, एक के बाद 352 में कहाँ से घुस गए? तो एक्चुअली बाबू ये भी प्रेसिडेंट से ना रिलेटेड है, इसलिए कई बार प्रेसिडेंट के बारे में एक ही जगह हर चीज़ समझा देते हैं। तो राष्ट्रीय आपात जो होता है ना, नेशनल इमरजेंसी, ये कब लगाया जाता है? केवल 2 कंडीशन है। पहले 3 कंडीशन थे, अभी केवल 2 कंडीशन है राष्ट्रीय आपात को लगाने के। देखिए, कंडीशन नंबर 1 कि अगर कहीं से आक्रमण हो जाए,
क्या हो जाए, आक्रमण हो जाए, कोई विदेशी देश हम पर आक्रमण कर जाए। दूसरा, भारत के अंदर क्या हो जाए, विद्रोह हो जाए, और यह विद्रोह पूरी हथियार के साथ हो जाए। जैसे किसान अभी आंदोलन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेरी किसान आंदोलन कर रहा है, और वही किसान अगर लाठी की जगह हथियार ले ले, धड़ाधड़ मारने लगे, तो भारत सीरिया बन जाएगा। इसलिए उस वक्त में इमरजेंसी लगा दिया जाएगा। इमरजेंसी लगाने में क्या प्रभाव पड़ता है आगे बताएंगे। आप मूल अधिकार पढ़ाए ना, भाग 3। हम लोग को सबसे बड़ा पावर क्या है, भाग 3। भाग 3 खत्म हो जाता है, कहता है कोई मूल अधिकार नहीं है, शांति से पढ़ लो, पुलिस गिरफ्तार कर लीजिए, कोई वारंट नहीं, सब काम खत्म, बोलने की अभिव्यक्ति कुछ नहीं, मतलब जितना अधिकार है ना सब छीन लेगा। भारत बन जाएगा सऊदी अरब, इसी को कहते हैं इमरजेंसी। मतलब भारत में प्रधानमंत्री हिटलरगिरी करने लगे ना, तो उसी को कहिए इमरजेंसी होता है। तीसरा था अशांति, अशांति, ये खत्म कर दिया गया, क्योंकि इंदिरा गांधी ने इसका बहुत मिसयूज किया था। क्योंकि जब आपातकाल लगाया जाता है ना, तो हमको कोई अधिकार नहीं होते हैं। कब किसी को घर में से उठा ले जाएगा रात 2 बजे बिना किसी गलती के, तो आप कुछ नहीं कर सकते, पूरी तरह से राजतंत्र हो जाता है। तो आक्रमण हो जाए या विद्रोह हो जाए, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आपातकाल को मतलब आपातकाल को लागू कर सकते हैं। इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे होगा, ये सब हम समझा देते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी पहले समझा दें, उसके बाद स्टेट समझाएंगे, उसके बाद वित्तीय आपात समझाएंगे। नेशनल इमरजेंसी अब तक 3 बार लग चुका है, और इसका तो कोई गिनती ही नहीं है, ये आज तक लगभग नहीं किया है। पहला हो गया नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352, 352। कितने कंडीशन में लगता है, 2 कंडीशन में लगता है। पहले 3 कंडीशन में लगता था, अभी 2 कंडीशन में लगता है। देखिए, कहा गया है कि जब कभी भी भारत पर विदेशी आक्रमण हो जाए, जैसे पाकिस्तान का हो जाए आक्रमण, या कभी चाइना का हो जाए, तो विदेशी आक्रमण हो जाए, या सशस्त्र विद्रोह, आर्मर्ड एकदम रिवोल्ट हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो इस कंडीशन में आपको जितने लोग हैं, जनता है, उनका मूल अधिकार छीन लीजिए और कचर के रख दीजिए, उन लोग को बढ़िया से थूर दीजिए, क्योंकि जब देश पर आक्रमण होगा तब। इसमें कहा गया है कि ये राष्ट्रीय आपात इसी कंडीशन में लाया जा सकता है। आर्टिकल का प्रयोग होगा 352, और ये लाएंगे किसके सिफारिश पर, राष्ट्रपति खुद नहीं ला सकते हैं, सलाह लेंगे। किसकी सलाह लेंगे, तो ये सलाह लेंगे मंत्रिमंडल का। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद अलग अलग होते हैं, दोनों में समझा देंगे। मंत्रिमंडल मतलब होता है मंत्रियों के समूह को। यहाँ एक चीज बस थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, ये जो हम आपको पढ़ाए ना यहाँ सब कुछ, ये राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है, इसमें सबसे बड़ा सलाह लिया जाता है होम मिनिस्ट्री का, गृह मंत्रालय का, होम मिनिस्ट्री का। बाकी हर जगह सलाह प्रधानमंत्री से लिया जाता है। केवल जब सजा, फांसी, ये सब सजा की बात आएगी, तब उस समय सजा प्रधानमंत्री से नहीं लिया जाता है। किससे सलाह लिया जाता है, गृह मंत्री से लिया जाता है, होम मिनिस्ट्री से लिया जाता है। बाकी हर एक जगह पे सलाह किससे लिया जाएगा, मंत्रिमंडल से। लेकिन फांसी की सजा या ये सब के समय में सजा गृह मंत्रालय से, सलाह इससे लिया जाएगा। इसे कौन लागू करेंगे, तो सलाह मिल गया मंत्रिमंडल का, लागू करेंगे राष्ट्रपति। कौन लागू करते हैं, तो राष्ट्रपति साहब इनको लागू कर देते हैं इसको। उसके बाद कहेगा कि भैया हम हिंदुस्तान के लोगों का फैसला 20 ठो मंत्री लेके कर लेंगे, 20 मंत्री हमारे हिंदुस्तान का फैसला अकेले ले लेंगे, नहीं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल माने अनुमोदन, अनुमोदन का मतलब अप्रूवल, अप्रूवल चाहिए। तो अप्रूवल किसका मिलना चाहिए, तो संसद का मिलना चाहिए। कितना, किसका, संसद का। संसद बोले तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। और कितने दिन में मिलना चाहिए, तो 30 दिन में मिल जाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर लागू हो गया, उसके बाद आप अप्रूवल दिला रहे हैं, तो लागू होने के अप्रूवल क्या होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए अचानक चाइना ने हमला कर दिया, कश्मीर में हमला कर दिया, या कहीं पे हमला किया, पाकिस्तान ने कश्मीर में हमला कर दिया, और सपोज कर दिए पाकिस्तान कश्मीर के कुछ लोगों को पैसा खिला दिया और वो रैली निकालने लगे, हमारी मांगे पूरी, रैली निकाल दिया। सर ये ससुरा कहीं का उधर से हमला किया, तो रैली निकालेगा, सेना कहाँ से जाएगा वहाँ पे, तो फायदा उठा लेंगे सब, वो सब रैली का। तो कह दिया गया कि भैया आपातकाल लागू रहेगा ना, तो रैली तैली कुछ नहीं निकाल सकते, सीधे भुनवा देंगे, शांति हो जाएंगे आप लोग। तो जैसे ही आक्रमण हो या जैसे ही कोई घटना हो, बाढ़ में गया संसद वगैरह, तुरंत मंत्री सलाह देंगे सर, राष्ट्रपति साहब को, मंत्रिमंडल सलाह देगा आपात लागू कीजिए, जल्दी इमरजेंसी लागू कीजिए, तो राष्ट्रपति लागू कर देंगे। लेकिन हमने अपने देश चलाने की जिम्मेदारी 545 सांसदों को चुन के भेजा है, वो डिसीजन लेंगे, ये एगो राष्ट्रपति या 20 गो मंत्री लेके कैसे कर सकता है। तो कहा गया है कि देख भैया, पहले इमरजेंसी, उसके बाद नियम कानून। तो इमरजेंसी में लागू कर देंगे, लेकिन 30 दिन के अंदर अंदर जनता ने जिस जिस को चुनकर भेजा है,
और आप लोग भी कहीं ना कहीं से चुन के भेजे होंगे, हर जिला से लोग जाते हैं चुनकर संसद में, लोकसभा और राज्यसभा से। तो कहा गया है लोकसभा और राज्यसभा दोनों 30 दिन के अंदर इसे अपना अप्रूवल दे। अगर ये लोग अप्रूवल दे दिए तो ये माना जाता है कि यही लोग तो देश का प्रतिनिधि कर रहे हैं, क्योंकि 10 लाख लोगों के ऊपर एक ठो सांसद रहता है। तो एक सांसद ने बोला हाँ, तो इसका मतलब समझा जाता है कि जो 10 लाख लोगों ने इसको चुन कर भेजा है वो लोग भी कहना चाह रहे हैं हाँ। तो जब सारे सांसद कह देंगे कि नहीं भैया आपात लगना चाहिए, अनुमोदन होना चाहिए, तो ये लागू हो जाएगा अगले 6 महीना के लिए। कितने मंथ के लिए लागू रहेगा? कितने मंथ के लिए? 6 महीने के लिए लागू हो जाएगा, 6 मंथ के लिए लागू हो जाएगा। आगे बढ़े, ये 6 मंथ के लिए लागू हो जाएगा इमरजेंसी। अब तो ये लागू करने की प्रक्रिया, जैसे ही कोई विदेशी आक्रमण हुआ तुरंत मंत्रिमंडल सलाह देगी राष्ट्रपति को कि लागू कीजिए इमरजेंसी, लेकिन 30 दिन के अंदर उसे अप्रूवल मिलना चाहिए। किसका? पार्लियामेंट का, क्योंकि संसद का अप्रूवल पूरे इंडिया का अप्रूवल माना जाता है, क्योंकि संसद में जाने वाले लोग को हम ही लोग भेजते हैं, इसलिए तमीज़ तरीका वालों को भेजिएगा, वहाँ डिसीजन लेंगे। एक बार ये लागू हो गया तो 6 महीने तक ये लागू रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 6 महीने तक क्या रहेगा? लागू रहेगा। 6 महीने से लंबा युद्ध हुआ तब, मान लीजिए 6 महीने में युद्ध खत्म नहीं हुआ तब, तो फिर इसको एक बार बढ़ा दिया जाएगा। तो इसे 6-6 महीने पर बढ़ा दिया जाएगा और ये इनफाइनाइट तक खिंचा सकता है। इसको बढ़ाने के लिए भी किसकी जरूरत होती है? संसद की जरूरत होती है। समझ में आ गया कि नहीं? एक बार राष्ट्रपति ने लागू किया, क्वेश्चन सुनिएगा, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, यूपीएससी का क्वेश्चन था, कि राष्ट्रपति जब कभी भी आपातकाल को लागू कर देते हैं, यानी प्रेसिडेंट जब कभी भी इंप्लीमेंट करते हैं नेशनल इमरजेंसी को, तो वो कितने दिन तक रहता है? तो लड़कों ने मार दिया था 6 महीना। गलत है भाई। राष्ट्रपति जब लागू करते हैं ना तो वो केवल 30 दिन तक रहता है। 30 दिन के अंदर अंदर संसद इसको अप्रूवल देती है, पार्लियामेंट, और अगर पार्लियामेंट ने अप्रूवल नहीं दिया तो इनके राष्ट्रपति ने जो लागू किया था इनके सलाह पे, तो 30 दिन में खत्म हो गया। लेकिन जब संसद अनुमति दे देती है ना तो 6 महीने तक रहता है। अगर 6 महीने में भी ऐसी इमरजेंसी की घटनाएं समाप्त नहीं होती है तो फिर संसद इसे अनुमति देगी, फिर 6 महीना बढ़ा सकते हैं। ऐसे 6-6 महीने करके इमरजेंसी को आगे तक खींच सकते हैं। ये तो रही इमरजेंसी को लागू करने की प्रक्रिया। इससे होता क्या है, इफेक्ट क्या पड़ता है, इसका समझिए। सबसे पहला इफेक्ट करता है, कहता है कि जैसे 352 लागू रहेगा, ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा आपका 358, ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा आपका आर्टिकल 358। यानी आप जैसे इसको यूज करेंगे ये इसको मिल जाएगा, बाई 1 गेट 1 फ्री, यानी एगो लगाइए 2 धाए दे मिल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत है? तुरंत मिलेगा वहां पर। तो जैसे ये लगाएंगे ये लग जाएगा। और ये क्या करता है? ये हमारे संविधान का रीढ़ तोड़ देता है। ये हमारी संविधान का रीढ़ तोड़ देता है। बताइए हमारे संविधान का रीढ़ किस अनुच्छेद को कहा जाता है? आंसर दीजिए फटाफट, आंसर देंगे। हमारे संविधान का रीढ़ तोड़ देता है कौन? वेरी गुड, आर्टिकल 19। संविधान का रीढ़ आर्टिकल 19। सर अगर युद्ध 2 महीना चला तब, आगे बताएंगे। देखिए चलिए आगे बढ़िया बढ़िया समझते हैं। यहाँ देखिए लोगों का कहना है कि सर ये तो 6 महीना लागू हो गया, लेकिन 2 महीने में ही युद्ध खत्म हो गया, तो क्या करेंगे? तो आगे 4 महीना हम क्यों झेलेंगे? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जैसे ही आपात की स्थिति खत्म हो जाती है तुरंत इसको वापस ले लिया जाता है, क्योंकि जैसे इमरजेंसी लागू होता है हम लोग राजतंत्र में चले आते हैं। तो मान के चलिए कि 5 दिन में इमरजेंसी खत्म हो गया, तो भैया ये 30 दिन में संसद के अनुमोदन की क्या जरूरत है? संसद, समझ आ गया कि नहीं? यानी इमरजेंसी जैसे खत्म हो जाता है तो स्टैंड नहीं किया जाता है, जहां तक था वहीं पे खत्म कर दिया जाता है। देखिए संविधान का रीढ़ कहा जाता है अनुच्छेद 19, क्योंकि अनुच्छेद 19 में 1 से लेकर 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। हमें बोलने की स्वतंत्रता, चलने फिरने की आज़ादी, अनशन करने की आज़ादी, सभा बनाने की आज़ादी, कहीं जाके बस जाने की आज़ादी, अपना दुकान चलाने की आज़ादी। पता चला सेना निकल रही है, धड़ाधड़ युद्ध हुआ है, मान लीजिए आक्रमण हो गया है, इमरजेंसी लागू हो गया और भयानक भीषण युद्ध हो गया गलवान घाटी में, और संसद ने अनुमोदन भी दे दिया। अब 6 महीने तक इमरजेंसी और धड़ाधड़ निकल रही है, और दुकान पर कोनो फोचका बेच रहा है 1 रुपया में 4 ठो, कोनो टमाटर 20 रुपया किलो, 20 रुपया किलो, सड़क जाम कैले। आएगी पुलिस, कहेगी रे तोरीके, काहे हटा रहा है? अनुच्छेद 19, हाँ, व्यापार करने की स्वतंत्रता। मारेगा 20 लाठी, सब सड़क खाली कर, कोई नहीं रहेगा सड़क पर। सेना की गाड़ी निकलेगी, धड़ाधड़ सेना की गाड़ी निकलेगी, और तब कहिएगा नेता आएंगे, हमारे व्यापारी भाइयों का दुकान तोड़ा गया, मारेगा नेता को 20 जूता। वो कहेगा काहे मारा रे? अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी। कहेगा तू खान सर का क्लास नहीं पढ़ा है, अनुच्छेद 52 लगा है,
352 आते लगाएगा 158, 352 आते 358 लगाएगा, ये सब तरह रीढ़ तोड़ दिया, 20 जूता मारेगा नेता को। अब नेता जाएगा अपनी पार्टी में कि हमको मारा गया है, तो कहेगा मारा गया है, चलो देखते हैं, फिर पिटाएंगे लोग कि कोई संगठन कोई सभा काम नहीं कर सकती है। जैसे 352 लगेगा 358 ऑटोमेटिक लग जाता है। यही सब यूपीएससी के क्वेश्चन है, सब इसको ध्यान रखिएगा। और जिनको ग्रुप डी खलासी चपरासी की तैयारी करनी है उनके लिए तो इतना ही बहुत है। राष्ट्रीय आपात 352, राजकीय आपात 356, वित्तीय आपात 360, बस ग्रुप डी खलासी चपरासी वालों के लिए इतना बहुत है। अब देखो ये लग गया ना, यहाँ पर सोचिए कितना खतरनाक होता है। अभी तो टेलर है भाई, अभी ये टेलर है। अभी देखिए अभी और क्या होता है। अब ये आता है 359, ये 359 कहता है कि देखिए अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़कर शेष जितने भी अनुच्छेद हैं, शेष अधिकार जितने भी आपके मूल अधिकार है, इसको छोड़कर रिमेनिंग, इसको छोड़कर राष्ट्रपति चाहे, राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसे भी हटा सकता है, राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसे भी हटा सकता है। दोनों में अंतर बाबू बहुत गहराई से समझिएगा। जो इसको समझ गया समझ जाइए, आपके लिए स्टेट पीसीएस का कोई एग्जाम नहीं छूटने वाला है। देखिए अनुच्छेद 1358 ये आपको कोई ऑप्शन नहीं देता है कि आप चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, भाड़ में जाओ साले, तुमको कोई मतलब नहीं है। तुमने यहां लगाया है 352 352, तो ये ऑटोमेटिक आएगा और बिना पूछे धड़ाक से उड़ा देगा, संविधान का रीढ़ तोड़ देगा, संविधान टेढ़ हो गया। अब हमको कुछ करने की आज़ादी नहीं है। टीवी पर आपको वही दिखाया जाएगा जो सरकार चाहेगी, मीडिया ठप चुप, सरकार कहेगी न्यूज चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। फिर मत कहिएगा खान सर पढ़ाए थे अनुच्छेद 19 का, कहो हमें बोलने की आज़ादी है। आप घूमिए फिरिएगा कि नहीं, स्कूल चलेगा कि नहीं, आपका बिजनेस चलेगा नहीं, कुछ नहीं। देश पर आक्रमण हुआ है, पहले इसको देखने दो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये आपको चाहे और ना चाहे की अनुमति नहीं देता है, आते लेके खत्म कर देता है। लेकिन ये उससे खतरनाक है, उसका एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन ये ऑप्शन देता है, कहता है राष्ट्रपति जी आपका मन है तो आप जो है जितने अधिकार हैं, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में जितने अधिकार हैं, आप चाहें तो उसे खत्म कर सकते हैं। चाहें तो क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सेना जा रही है कश्मीर में, हाँ, यहाँ कोई दुर्गा पूजा का पंडाल लगा के बैठा है, बड़का रावण दहन के लिए अनशन निकाला है, उधर कोई गणपति बप्पा मोरिया कर रहा है, कश्मीर में कोई सड़के पे नमाज पढ़ रहा है, कहेगा ये बबुआ सड़क पे नमाज पढ़ रहे हैं तो आप तनी पॉलिटी पढ़ के आइए खान सर से बढ़िया से। काहे के लिए हम जो सड़क पे नमाज पढ़ रहे हैं, ये हमारी 19 में थोड़ी दी गई है ये आज़ादी। सड़क पे नमाज पढ़ने की जो आज़ादी है वो 19 में थोड़ी है। सड़क पर नमाज पढ़ने की आज़ादी तो अनुच्छेद 25 में है, पंडाल निकालने की आज़ादी 25 की है, गणपति बप्पा मोरिया तो 25-26 में दिया गया है। और ये 58 कहता है खाली 19 खत्म होगा, यानी धार्मिक स्वतंत्रता बची रहेगी। यानी कश्मीर में मार हो गया, सेना जा रही है तो सड़के पे नमाज पढ़ने लगो, अल्लाह अकबर, ले बवाल हो गया, सेना कैसे जाएगी? और सेना धार्मिक स्वतंत्रता की बात है। तो यहाँ काम आता है 359 कहता है कि राष्ट्रपति के पास इतना अधिकार है कि राष्ट्रपति केवल 20 और 21 में छेड़छाड़ नहीं करेगा। 20 मतलब सजा दीजिए तो कानूनी के हिसाब से सजा नहीं दीजिए, इन्हें कि इमरजेंसी लगा है, कोनो किसी को एक झापड़ मार दिया तो उसको फांसी दे दीजिए, ऐसा नहीं है। और 21 मतलब किसी की जबरदस्ती जान नहीं ले सकते। तो इसको छोड़कर राष्ट्रपति को जो उचित लगे उसे हटा सकता है। तो राष्ट्रपति कहेगा श्रीनगर में नमाज पढ़ रहा है लोग सड़क पर, हटा दो, अनुच्छेद 25 भी हटा दो, अनुच्छेद 25 भी हटा दो और 26 भी हटा दो, दोनों हटा दो, सस्पेंड कर दो इसको। ये कंप्लीट नहीं हटाया जाता है, ये तब तक ही हटेगा जब तक इमरजेंसी लगा, हटा दो। अब मार लाठी धाए धाए मस्जिद में घुसा देगा, चल यहाँ पे इमरजेंसी लगल है तेरा, यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता है, खान सर से पॉलिटी पढ़ के आओ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो आर्टिकल अगर 358 देखिएगा तो इसका दायरा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ससुरा एकदम स्ट्रिक्ट लागू कराता है। कहता है कि हमारा दायरा नहीं बड़ा, लेकिन हम आएंगे तो 19 को हम खत्म कर देंगे। ये राष्ट्रपति से पूछने नहीं जाएंगे। यानी अगर इमरजेंसी ठोका तुम 352 के तहत तो हम आएंगे और 19 को उड़ाएंगे। और 359 कहता है कि हम आएंगे नहीं, हम यहाँ टुकुर टुकुर देख रहे हैं और राष्ट्रपति को कहे हैं कि देखिए जहाँ नौटंकी करेगा आप उड़ा दीजिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता। अब यहीं पर आपसे गलती, देखिए ध्यान से, अनुच्छेद 23 क्या कहता है, देखिए बाबू अनुच्छेद 23 क्या कहता है, किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं।
फ्री में काम नहीं करा सकते हैं, इच्छा अनुसार काम नहीं करा सकते, यानी बलात् श्रम बेगारी नहीं कर सकते, है नहीं। ये 12 से 35 के बीच में आ रहा है ना, यानी ये हमारा मूल अधिकार है। 359 क्या कहता है, 20-21 को छोड़ के इसको भी उड़ा दीजिए। इसलिए जब कभी इमरजेंसी लगा रहेगा तो जितना लोग एनसीसी किए हैं, हम भी एनसीसी किए हैं, हमारा सारा डॉक्यूमेंट सेना के पास है, गृह मंत्रालय के जो रक्षा मंत्रालय उसके पास मेरा डिपार्टमेंट है कि एक खान था, पूरा नाम नहीं बताएंगे अपना, था जिसको हमने राइफल चलाना सिखाया था, जिसको ग्रेनेड फेंकना सिखाया था, जिसको AK-47 सिखाए थे, SLR सिखाए थे, मशीन गन सिखाए थे, परेड सिखाए थे, सैल्यूट करना सिखाए थे, हर एक चीज़ हमको सिखाया गया है। नो डाउट सेना ने हम पे बहुत खर्च किया, इसका एहसान मानते हैं। आप अगर यूट्यूब पर भी मेरा वीडियो देखते होंगे ना, तो हम सेना के हथियार, बम, बारूद ये सब बहुत बेहतरीन बताते होंगे, सब सीख के रखे हैं। बस इंतजार इस बात का है कि किस दिन हमें वो मौका मिलेगा जब मेरा शरीर इस भारत माँ के लिए निछावर हो जाएगा। पढ़ाना लिखाने से ज़्यादा हम सौभाग्य महसूस करेंगे जिस दिन हम ये शहीद हो जाए, तब उस दिन हम अपने आप को खान सर से ज़्यादा खान शहीद बहुत खुशनसीब समझेंगे अपने। उस समय सेना कहेगी खान सर पढ़ाई छोड़ दीजिए, क्योंकि आर्टिकल 359 कहता है कि हम आपका कोई भी अधिकार छीन सकते हैं, हम आपका अनुच्छेद 23 छीन लेते हैं, हम आपसे ज़बरदस्ती युद्ध लड़ाना चाहते हैं। हम कहे भैया ज़बरदस्ती की क्या बात है, ये जंग लगे हथियार में कोई दिक्कत नहीं, चमखम वही, दमखम वही, घरघाट वही है, तलवार पुरानी है पर काट वही है। आज भी सचुरा गोली मारेंगे तो एक को पाकिस्तानी लोग एक गोली में तो 2 को मार देंगे हम, समझ में, हर एक चीज़ सिखाया गया। तो वहाँ आपसे ज़बरदस्ती काम करा सकता है। और बाबू याद करो, जब हम अनुच्छेद 23 पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि नेशनल इमरजेंसी के समय आपसे ज़बरदस्ती काम कराया जा सकता है, और इसके बदले आपको पैसा भी हो सके तो न दिया जाएगा, लेकिन दिया जाता है। लेकिन अगर देश का पैसा घट जाएगा तो नहीं देगा आपसे, तो ये तो सौभाग्य है हम लोग का। तो 358 और 59 में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये मौका देता है कि जरूरत के हिसाब से ठोकिए, और ये कहता है कि हम तोरा ठोकिए देंगे। 352 समझ में आ गया? पता नहीं समझ रहा है सब कि नहीं, थोड़ा कमेंट देख लेते हैं। सब टिपिकल चीज़ है ना, कितना समझा लोग, थोड़ा कमेंट देखते हैं। समझ में आ रहा है? हाथरस पे आपात नहीं है, ये योगी सरकार की मन बढ़ई है। हाथरस में जो हुआ है वो मन बढ़ई है। सीधे मन बढ़ई ये है कि देखो कोई इमरजेंसी लागू नहीं है, फिर भी हम राहुल गांधी को लतिया दिए। तो जब हम राहुल गांधी को लतिया सकते हैं तो खान सर और आम आदमी की हिम्मत नहीं होगी कि हाथरस में कहें कि एक दलित की हत्या की गई। ये कुछ नहीं है, ये गुंडई है। सरकार जिसके पास रहती है गुंडई थोड़ा सा कर लेता है, सीधी सी बात। हम इसे यूट्यूब पे नहीं बोल सकते क्योंकि सरकार हमारे पीछे पड़ जाएगी। माई सेल्फ सब इंस्पेक्टर, बढ़िया भाई, BSF में, जय हिंद। आपको हम सैल्यूट करते हैं, सब इंस्पेक्टर हैं आप, जय हिंद। बहुत अच्छा भाई, बहुत खुशी हुआ कि हम किसी फौजी भाई के काम आ सके। आज हमारा शिक्षक होना मतलब सफल हो गया। दुर्गेश कुमार जी, BSF में आप बहुत बहुत हम धन्य हो गए पढ़ा के कि हम अपने फौज। आप लोग भाई इस देश के सच्चे सिपाही हैं। हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन पढ़ा देते हैं, आप लोग धूप में पकते हैं। हम लोग तो पापड़ तेल में तल के खाते हैं। ये BSF वाले जो होते हैं ना, जब इनकी ड्यूटी राजस्थान बाड़मेर में रहती है ना, ये पापड़ जेब में लेके रखते हैं। ये बालू पर फेंक देते हैं ना रेगिस्तान में, 5 मिनट में पापड़ गर्म होकर फूल जाता है। सोचिए उस जमीन पर उतनी तपती धूप में वो भारत माँ के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। हम धन्य हैं जो ऐसे आप लोग को पढ़ाएं भाई, बहुत खुशी हुआ हमको। वो 30 दिन जुड़ेगा या उसके बाद का रहेगा? बाबू ये 30 दिन नहीं जुड़ेगा। देखिए ये 6 महीने में ये 30 दिन नहीं जुड़ता है। चलिए आगे देखते हैं, ये 6 महीने में 30 दिन नहीं जुड़ता है। कुछ क्वेश्चन पूछिए सर। पूछते हैं सर। बहुत तबीयत अभी उतना ठीक नहीं ना वो। PDF में थोड़ा गड़बड़ी आ गया है सर। MP के पर्सनल राइट रहेंगे, किसी का कोई पर्सनल राइट नहीं रहेगा, सब लतिया दिया जाएगा। MP का अलग से आएंगे क्या यहाँ पे? सबको लतिया दिया जाएगा।
सर आप बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं भाई, दुनिया का हर एक काम मेहनत से होता है, आप भी तो मेहनत से ही पढ़ रहे हैं। हाँ, जो मेहनत से करेगा वो आगे आएगा। सेना मेहनत से लड़ती है तो उसको परमवीर चक्र दिया जाता है, हर चीज़ दिया जाता है। दुनिया में कोई भी काम दिल से और मेहनत से कीजिए, वरना कर्मे मत कीजिए, कोई काम का नहीं होगा। आई होप आप 59, 50 ये सब समझ गए होंगे। अब थोड़ा समझते हैं कि ये तो केंद्र सरकार लगाई, इसके अलावा और भी कुछ कुछ होता है। जितनी भी राज्य सरकारें होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, इसको खत्म कर दिया जाता है। जैसे नेशनल इमरजेंसी लगेगा ना, नीतीश कुमार, योगी आदित्यनाथ, ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। राज्य का जितना भी बजट होता है ना, बजट वो रोक दिया जाता है, आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। बल्कि आपके कानून, राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट, वैसी चीज़ों को कहते हैं राज्य सूची जिसमें कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है। जैसे पुलिस की सैलरी क्या रहेगी, कि स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा, कुछ ऐसी चीज़ें जो केवल राज्य सरकार को होती है, ये भी छीन लेगा नेशनल इमरजेंसी में। नेशनल इमरजेंसी में राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है। राज्य को बजट देंगे चाहे नहीं देंगे ये हम डिसाइड करेंगे। राज्य का जो कानून बनाने का अधिकार संविधान ने राज्य को दिया था वो भी छीन लेंगे। पहले देश, यानी आप देख सकते हैं कि संविधान बनाने वालों की मानसिकता क्या थी, कि हमारे लिए कोई व्यक्ति, कोई नेता, कोई राज्य या स्टेट गवर्नमेंट मायने नहीं रखती, हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है नेशनल सिक्योरिटी। देश सुरक्षित रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे। भाड़ में गया आपका पर्सनल अधिकार, आप एमपी हैं, विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं या आम नागरिक हैं, सब कुछ छीन लेंगे हम आपका। यहाँ राज्य सरकार से छीन लिया गया तो आप किस डेगची के मसाला है। राज्य सरकार को कुछ भी करना होगा, राज्यपाल परमिशन देंगे तब कर सकते हैं। भले सफाई उफाई वाला काम करते रहिए, लेकिन अगर चाहेगी सरकार तो राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। मतलब केंद्र सरकार भी राज्य के लिए कानून बना सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? ये नेशनल इमरजेंसी 352 समझ में आया? क्वेश्चन पूछे कुछ? बैटरी थोड़ा चेंज कर लेते हैं वरना दिक्कत हो जाएगा। चलिए बाबू, समझ में आ गया होगा आप लोग को। क्वेश्चन बताएंगे फटाफट। सर कोरोना में कौन सा इमरजेंसी लगा था? कोरोना में इमरजेंसी नहीं लगा था। कोरोना में जो महामारी का एक अलग कानून होता है जो अंग्रेजों ने बनाया था, कि जब कभी भी कोई पेंडेमिक फैलेगा तो उस वक्त भी आपको पुलिस की बातें माननी पड़ेंगी। वो इमरजेंसी नहीं था, वो पेंडेमिक रूल था। जैसे चुनाव में आचार संहिता लग जाता है, वो आपातकाल नहीं है, वो चुनाव का रूल है। समझ में आ गया कि नहीं? आप स्कूल में पढ़ने जाते होंगे, टन 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 घंटी लगा, सब क्लास में घुस गए, कहीं नहीं घूमते हैं बार बार, वो कोई आपातकाल नहीं है, वो स्कूल का रूल है। वैसे ही ये पेंडेमिक का रूल था। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन था। नेशनल इमरजेंसी क्या? मैप के क्लास का फी, मैप का क्लास फंस गया, लोल कहीं यहाँ फंस गया तो कमेंट, यहाँ कमेंट करेगा तो सॉल्व हो जाएगा। सर 25 अनुच्छेद 25-26 कोरोना टाइम में लगा था। देखिए कोरोना टाइम में कोरोना, ये जो आप महामारी होती है डिपेंड करता है कैसा है। अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता तो छीन लिया गया था। किसी को ईद की नमाज पढ़ने दी गई थी? ना ईद पढ़ने दिया गया, ना बकरीद पढ़ने दिया गया। तो केवल मुसलमानों के साथ थोड़ी ना था। कोई रामनवमी मनाया था क्या? कोई नहीं मनाया था। वरना रामनवमी में तो बड़ा लंबा भीड़ लगी रहती है। हनुमान मंदिर के आगे पटना में न 4 किलोमीटर लंबा लाइन लगता है। क्या लगा लिए थे इस बार? नहीं लगाए थे। तो हमेशा अपनी ओर से नहीं सोचिए ऐसा। ये आप लोग स्टूडेंट हो कि ये भावना क्यों आती है कि वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, ये पंडाल लगा रहा था? अरे यार पढ़े लिखे हो, किसी के और मत फेवर करो। जब कभी भी मुसलमान की बात है ना, तो ये मत सोचिए आप मुसलमान है तो ये मत सोचिए मुसलमान बन के सोचेंगे, फिर तो फैसला ही आ चुका। और हिंदू की बात आएगी तो हिंदू बन के सोचेंगे तो फिर फैसला आ चुका। फिर आपको सड़क, अगर मुसलमान बन के सोचेंगे तो सड़क पर नमाज पढ़ना आपको ठीक लगेगा, और हिंदू बन के सोचेंगे तो सड़क पर पंडाल लगाना भी ठीक है। भाई दोनों चीज़ें एक धार्मिक चीज़ें हैं और दोनों परमानेंट नहीं होती है। वो आधा घंटा में नमाज पढ़ के उठ जाएगा, ये विजयदशमी के बाद विसर्जन करके सब कुछ सड़क वैसे ही कर देगा। नॉर्मल रहिए। हाँ? कोई भी चीज़ तभी लागू होती है ना। 35A बाबू, जब 370 पढ़ाएंगे तब 35A पढ़ाएंगे। इससे पहले भी बोलते हेल्थ इमरजेंसी क्या होता है, वही बाबू जो कोरोना को लेकर था। सर आप अपना पूरा नाम क्यों बताते हैं? नहीं बताएंगे बाबू आपको। हमारी जिससे हमारा इंगेजमेंट हुआ वो नहीं पता मेरा पूरा नाम। सर हम एक फौजी हैं दिनेश हम। अरे भाई आप हमको क्या लिए दिल से सैल्यूट करते हैं? शर्मिंदा क्या करते हैं? हम लोग क्यों हैं? क्योंकि आप हैं। एक फौजियों ने कहा था, बोला जाता है ना, एक क्या बोले फौजियों के लिए, वो फौजी क्या कहते हैं, आई गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। हम अपना आज का दिन निछावर करते हैं ताकि आपका कल का दिन खुश हो सके। तो आप लोग हम लोग को क्या लिए भाई सैल्यूट करते हैं? शर्मिंदा नहीं कीजिए इतना। हमको पहले पता रहता तो हम आपसे वो भी नहीं लेते। आप अपना व्हाट्सअप कर दीजिए, हम रिफंड कर देंगे आपका फीस भैया। हम फौजियों से लेकर पाप के भागी नहीं होंगे। आगे देखते हैं।
हाँ, साइन होना ज़रूरी है। एक लड़की ना एक फौजी से कही थी कि हम तुमसे दिल लगाना चाहते हैं। फौजी ने कहा ना कि हम फौजियों से दिल लगाना अच्छा बात नहीं है, क्योंकि हमारे जनाजे अक्सर जवानी में उठते हैं। समझे? लड़की सब क्या समझेंगी सब। आगे देखिए, अब क्वेश्चन बताते हैं। राष्ट्रपति से जो सलाह लिया जाता है, यहाँ देखिए, अब आप लोग का जितना डाउट है उसको क्लियर कर देते हैं। ये जो सलाह दिया जाएगा ना, ये ओरल सलाह नहीं दे सकते हैं। जब भी ये सलाह दिया जाएगा तो लिखित सलाह दिया जाएगा। मंत्रिमंडल जो सलाह देगी वो कैसे देगी? लिखित देगी, ओरल सलाह नहीं दे सकती है। पहला चीज, ये जब लागू किया जाता है, राष्ट्रपति इसे लागू करते हैं, तो मूल अधिकार हमेशा के लिए खत्म नहीं होता है, एबोलिश नहीं होता है, सस्पेंड हो जाता है। कब तक के लिए? जब तक के लिए मूल अधिकार रहता है। अनुमोदन संसद का 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। इसके अंदर नहीं होगा तो आपातकाल अपने से खत्म हो जाएगा। आपातकाल एक बार लागू होने के बाद 6 महीने रहता है। 6 महीने के पहले भी अगर स्थिति सामान्य हो गई तो इसे हटा लिया जाता है। इसे 6 महीने का अनुमोदन करके 3 अनंत काल तक ले जाया जा सकता है। अब तक 3 बार आपातकाल को लगाया गया है। कब? एक बार चाइना ने हमला किया था 1962 में, एक बार बांग्लादेश से आक्रमण हुआ था 1971 में, और एक बार इंदिरा गांधी अपना चुनाव जीतने के लिए लगा दी थी 1975 में। कही थी कि देश के अंदर शांति नहीं है, और चुनाव जीतने के लिए लगा दी, क्योंकि इसमें जानती हैं कि जैसे आपातकाल लगाएंगे आपको चुनाव प्रचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपने ही से खत्म हो जाएगी यहाँ पर। तो ये हो गया आपका इमरजेंसी। इसमें एक और चीज़ है, एक बार बात मान के चलिए, मोदी जी हैं, इनका कार्यकाल कब खत्म होने वाला है आप बताइए? 2025 में, 24 में खत्म हो जाएगा। तो पीएम मोदी जो हैं, पीएम मोदी या कोई भी पीएम हो, अभी मोदी हैं तो मोदी को समझाते हैं। 2019 में ये बने थे। 2000, अरे 2019 कैसे लिखाएगा जी ऐसे? 2019 में कब तक जाएंगे? 2024 तक जाएंगे, 2024 तक। एक बात बताइए भाई, मान लीजिए कि युद्ध हो गया 2023 में, 2023 में युद्ध हो गया, और युद्ध चल गया 1.5 साल। युद्ध कितना साल चल गया? 1.5 साल। तो भैया इनका 1 साल में तो कार्यकाल खत्म हो जाएगा। 2024 में इनका कार्यकाल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये युद्ध लड़ेंगे कि चुनाव कराएंगे? अब बताओ, युद्ध लड़ेंगे कि चुनाव कराएंगे? आपके पास 2 कंडीशन है, आप या तो युद्ध करिए या तो चुनाव करिए। या तो आप कह सकते हैं कि मोदी जी का जो कार्यकाल है, जो टाइम पीरियड है कार्यकाल, ये कार्यकाल जो 5 साल में खत्म होने वाला है, इसको 6 साल कर देंगे। आप बताइए इसमें से कौन सा सही है? कौन सा सही होना चाहिए? बोलिए बोलिए फटाफट। युद्ध करते रहिएगा। अरे भैया युद्ध करिएगा तो चुनाव खत्म हो जाएगा ना, सारा पावर खत्म हो जाएगा आपका, क्योंकि आपके 5 साल के बाद आपका पावर ही नहीं रहेगा ना। राजतंत्र थोड़ी है यहाँ पर, यहाँ हर चीज कानून अंधा होता है, कहेगा 5 साल खत्म, जाइए। बताइए कौन सा सही है? 1 2 3 कौन सा ऑप्शन? एक्सटेंड करेंगे, वेरी गुड। अरे भैया युद्ध करेंगे, 5 साल के बाद आप प्रधानमंत्री का पावर ही नहीं रह जाएगा। तो 5 साल का पावर नहीं रहेगा तो विपक्ष में जो बैठा रहेगा सुप्रीम कोर्ट चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तो सीधा कह देगा, वो कहेगा हम आंख में अंधा है, हमारा नहीं समझ में आता, जो लिखल है तो नहीं होगा। तो 5 साल की जगह 6 साल कर दिया जाएगा। वेरी गुड, तीसरा ऑप्शन सही है, 5 साल की जगह 6 साल कर दिया जाएगा। राइट टू प्राइवेसी वगैरह सब खत्म हो जाता है। आगे बढ़े, अगला देखते हैं बाबू। अब फंस जाएगा आप लोग का क्लास वहाँ पे। बैकएंड सर्वर पे लोड ज़्यादा पड़ गया बाबू, एक्चुअली थोड़ा सा बैकएंड सर्वर पे लोड पड़ा। अगर क्लास फंसेगा तो आप घबराएंगे नहीं, वहाँ पे हो सकता है फंस जाए। आगे आज के लिए इतना रहने देते हैं, वरना बैकएंड सर्वर बैठ जाएगा, क्रैश हो जाएगा। आगे देखिए बाबू, यहाँ से हम आपको क्या बताए थे, आपात कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। 3 टाइप का आपात होता है, तो ऊपर लिखे ही थे, नीचे ले आ देते हैं। 2 4 चीज़ें और याद रखिए इसमें। ये जो राष्ट्रीय आपात होता है ना, इसमें एक और बात कहा गया है कि मान लीजिए लड़ाई हो रही है चाइना से। लड़ाई किससे हो रही है? चाइना से लड़ाई हो रही है, तो हम पूरे देश को क्यों डिस्टर्ब रखें? या किसी एक एरिया में कोई कन्फ्लिक्ट हुआ है तो हम पूरे देश को डिस्टर्ब क्यों रखेंगे? ये बात हो जाती है कि नहीं हो जाती है? देखिए टाइम हो गया भाई, अब बहुत नहीं पढ़ाएं। मान लीजिए यहाँ लड़ाई चल रहा है,
तो उड़ीसा के लोगों को काहे लिए हम इमरजेंसी में फंसाए, सेना को इधर से भेज देंगे, यहाँ के लोगों का मूल अधिकार छीनो, यहाँ भी कर सकते हो। तो कहा गया है कि जो इमरजेंसी है उसको हम चाहें तो पूरे देश में भी लागू कर सकते हैं, या जिस एरिया में जरूरत है उसी एरिया में लागू करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारी लड़ाई जो हो गई है अभी ओली साहब से हो गई है, केपी शर्मा ओली, मान लीजिए नेपाल से हो गई, एक बात करते हैं, हालांकि होगी नहीं, नेपाल के लोग अच्छे हैं, ओली साहब चुनाव के लिए कुछ भी कर देंगे, हमारे यहाँ चुनाव में कुछ भी हो सकता है, वैसे हर जगह होता है, यहाँ से युद्ध हो गया, तो भैया इसमें गुजरात के लोगों का मूल अधिकार छीनने की क्या जरूरत है। तो यही कहा गया है कि जब इमरजेंसी लागू होता है तो ये मंत्रिमंडल डिसाइड करेगा कि उसको किस एरिया में इंप्लीमेंट करना है। अगर वो चाहे तो किसी खास एरिया में उस इमरजेंसी को इंप्लीमेंट कर सकती है, बाकी लोग को सुचारू रूप से चलने दे, लेकिन वह चाहेगी तो पूरे भारत में भी लागू कर सकती है, और इसके लिए आप न्यायालय कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? ये आज आपका मूल अधिकार हो गया। आज के क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? तीनों सही है? अरे नहीं भैया, हाँ तीनों सही नहीं है, तीनों को लागू रहना चाहिए। इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि सर ये तीनों सही था, कार्यकाल बढ़ा देना चाहिए। हाँ सही है, कार्यकाल बढ़ाएंगे तो चुनाव होगा नहीं, युद्ध ऑटोमेटिक आगे रह जाएगा। वेरी गुड। संसद से कितने सदस्यों से आपात लागू हो जाना चाहिए यहाँ पर? चलिए इस सब के बारे में अब हम लोग कल चर्चा कर लेंगे, अब टाइम भी हो गया है, बाकी बैकएंड सर्वर पे लोड ज़्यादा हो गया, क्रैश कर जाएगा, दिक्कत हो। मैथ भी पढ़ा दीजिए बाबू, मैथ नहीं पढ़ाते हैं। फिजिक्स का मेडिसिन बता दीजिए, फिजिकल का दवा बता दीजिए। बखलोल कहीं का दवा बता दीजिए, फिजिकल में बताएंगे, अभी नहीं। सर कैन पुलिस गो फॉर वॉर एट प्लेस ऑफ एनसीसी? पुलिस क्या एनसीसी की जगह पे जा सकती है? भाई पुलिस को भेजिएगा तो फिर यहाँ बिगड़ जाएगा तो किसको बुलाइएगा? एनसीसी वालों को नहीं ना, हर सबका जरूरत है ना। देश में भी क्राइम, गुंडा बदमाश सब पढ़ा लिखा होता नहीं, सब चोरी करने लगेगा, सब पैकेटमारी करेगा, सब रेप करेगा, सब कि इमरजेंसी है, सब पुलिस चल गया फौजियों के साथ, और पुलिस उतना अच्छा से नहीं लड़ पाएगी जितना एनसीसी वाला। पुलिस को प्रॉब्लम पुलिस के साथ समझिए, पुलिस को उतना हथियार ही नहीं दिया जाता है। अब उसको हथियार ही नहीं दिया, अब आप मालगाड़ी को कहिएगा बुलेट ट्रेन की तरह दौड़े तो नहीं दे सकते हैं। एनसीसी वालों को हथियार सब चीज़, हम लोग को हर हथियार दिया गया। SLR चलाना 5 मिनट में हम LMG खोल सकते हैं। जो BSF में थे आपको पता होगा, हम बोलते हैं पिस्टल बैरल बॉड बॉडी बाई पार्ट, 5 मिनट में कुछ सेकंडों में LMG खुल जाती है। 11.2 kg होती है, कितना बैरल होता है, कितना उसका कैलिबर होता है, मजल वेलोसिटी क्या होती है, बंदूक को कैसे साफ करना है, फंस गया तो कैसे पिस्टन को निकाल के रीलोड करना है, ये सब पुलिस वालों को उतना आइडिया नहीं होता, बट एनसीसी वालों को होता है। एनसीसी को बनाया ही गया था बैकअप फोर्स के लिए। सर CAA-NRC समझा दीजिए भाई, डेमो वीडियो में जाके देख लीजिए, उसमें पढ़ा दिए CAA-NRC। ये क्लास 10th के कौन स्टूडेंट है भाई? चलिए कोई बात नहीं, क्लास 10th के हैं तो आप भी पढ़िए, अब क्या कहेंगे। लेकिन हाँ ये है कि आपके ऊपर का चीज़ है। कारगिल युद्ध कैसे हुआ था इसका वीडियो बना चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। वेरी गुड बाबू, आप कम से कम इतना पहले तो सजग हो गए, वरना 10th क्लास में तो लड़का सब लड़कियों को लाइनें मारने में बिजी रहता है सर। आगे देखते, चलिए आज के क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे मंडे को। सैटरडे संडे थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, जो आपके PDF का प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर देंगे, ऐप में कोई जो कुछ प्रॉब्लम आ गए हैं उसे भी देख लेंगे। आई होप आप इसे समझते होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सब लोग के लिए विदा लेते हैं, फौजी भाई लोग को